अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ज़मा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 14 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया किए एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह नाश्ते के बाद वो फिर से कहीं चला गया था। इस मौजू पर ना दमला ने कोई बात की ना इसने। जब वो एक दफ़ा कह चुका था कि इसे घर जाकर सब कुछ बता देगा, तो उसे इसी बात पर यकीन करते हुए इस वक्त तक खामोश रहना था। वो अरीज के साथ इसके कमरे में मौजूद थी और पैकिंग में इसकी मदद कर रही थी। बहुत सी बातें बचपन, स्कूल, न जाने क्या क्या करने के बाद वो फिर से दुकानों से ख़रीदारी और दरिया के साथ साथ चहलकदमी करने निकल पड़ी। मैंने सोचा है कि कुछ दिन मज़ीद ठहर जाऊं। वो पहले ही अपने काम में बहुत उलझा हुआ है, इसे मज़ीद स्ट्रेस देना अच्छी बात नहीं। माथा पट्टियाँ और जेवरात देखते हुए इसने अरीज से कहा। कसम वाली बात इसने न जाने क्यों इससे करना मुनासिब नहीं समझा था। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। और हमारे भाई पर हैरत है, एक सॉरी तक नहीं कहा गया। मुझे तुम इजाज़त दो तो 2 मिनटों में सीधा कर दूं। अरे नहीं पागल, तुम कुछ मत कहना, इसने दुकानदार से ज्वेलरी पैक करने का कहा। पता है मुझे, नहीं कहती नहीं कहती, तुम मियाँ बीवी का आपस का मामला है। पर्स से नोट निकालते हुए इसने दुकानदार को थमाए और अपना मोबाइल निकाल कर देखा। उफ अल्लाह, शाहान की इतनी कॉल्स, मुंह लटका कर अब बैठ गया होगा। दमला ने इसे तौज्जुब से देखा। शाहान? रीत शर्मिला सा मुस्कुराई। तुम्हारे रात वाले रोने धोने में बताना ही भूल गई, मेरे वो हैं। इसने खुशगवार हैरत से इसे देखा। सच या वैसे ही बकबक कर रही हो? वह हंसी। जनाब, बात पक्की हो चुकी है। मुस्कान बाजी और अम्मी का ख्याल था कि एक ही दफ़ा मंगनी पर ख़ानदान में ऐलान होगा। इसने इसके कंधे पर मारा। मीसनी, तुमसे बताने नहीं हुआ? वह कंधे को मलते हुए इसे घूरने लगी। आउच, दफ़ा हो जाओ, इतनी ज़ोर से मारा है। तुम्हें सबक सिखाने और फिर तुम्हारी बेबी सेटिंग करने में इतनी गुम थी कि याद ही नहीं रहा। वो हंसी। अच्छा बेशर्म, बताओ कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है? एक ही बार में इतने सवाल। तौबा, मेरा क्लास फेलो था। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अब बिजनेस संभाल रहा है अपने पापा का। वो इसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, ज़्यादा सेंटी मत हो। वो इससे अलग हुई और दुकान से सामान का शॉपर उठाकर दोनों बाहर की जानिब आ गईं। तुम ज़रा इस चाय के ढाबे पर बैठकर चाय इंजॉय करो, मैं ज़रा इस शहान की क्लास ले लूँ। वह मंजर से ओझल हो गई। अरीज नहीं, आंधी तूफान नाम होना चाहिए था। वो कुर्सी पर बैठकर फ़ोन ऑन करके बैठ गई ताकि हमाल की खबर ले सके। काफ़ी देर हो गई थी और वो नहीं आया था। हेलो तमला, या फिर कहूँ मिसेज़ हमाल फारूक खान। अपने पीछे से आने वाली अजनबी आवाज़ पर इसने मुड़ कर देखा तो चंद लम्हा वो पहचान न पाई, मगर जब पहचाना तो इसके हवास सुन्न हुए थे। छोटे छोटे बाल, एक कान में टॉप्स, फटी जीन्स और ओनी जर्सी पहने वो अजीब सा बन चुका था। सारम, इसके मुंह से इसका नाम फिसला। ना कोई जज्बा याद आया, ना दिल धड़का, ना मोहब्बत का लफ्ज़ जहन में आया। इसकी मोहब्बतों पर तो किसी और ने कब्जा कर रखा था, फिर कोई सारम अहमद आ जाता या कहीं का शहजादा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कैसी हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। वो बैग कंधों पर डालकर जाने लगी। मेरी बात सुने, मुझे माफ़ कर दें। मुझसे गलती हो गई थी। इस गलती की वजह से मेरा करियर, पढ़ाई सब ख़त्म हो गया। एएसपी साहब को अगर आप कहेंगी तो वो मुझ पर केसेस ख़त्म कर देंगे। वह हैरत से मुड़ी। क्या हमारे से मैं क्यों कहूँ कि वो तुम पर से क्रिमिनल चार्जेस हटा ले? जाओ यहाँ से प्लीज़। और तुम्हें इसका नाम कैसे पता? ये कैसे पता कि मैं इसकी बीवी हूँ? सारम के चेहरे पर नासमझी के तासुरात नमूदार हुए। क्या मतलब कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? मैं बस तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे से कहो मुझे मुआफ़ कर दे ताकि मैं ये चोरों की तरह पुलिस से छुप छुप कर ज़िंदगी ना गुजारूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। तबला ने गहरा सांस लिया। देखो, मैं तुम्हें मुआफ़ कर चुकी हूँ। तुम्हारे साथ मेरा जो भी राब्ता था मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इस दिन आए थे मुझे लेने या नहीं आए। बस जाओ। और मैं हमारे से चोरी चकारी करने वाले के लिए सिफारिश नहीं कर सकती। सॉरी। वो मुड़ गई। तुम ये वजह जानती हो तो तुम मुझे ना आने पर मुआफ़ करने की बात कर रही हो, तो और किस बात की मुआफ़ी चाहिए? मिस्टर, जाओ यहाँ से प्लीज़। वो मुड़े बगैर बोली।
चंद सेकंड्स में सारंग की छाती दिमाग ने जोड़ तोड़ करके जान लिया था कि इसे इस रात की हकीकत के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसका मतलब ये था कि इसका निकाह भी हमाइल से अचानक ही घर वालों ने ही करवाया था। वो जिस रात पुलिस से बचकर भागा था वो छुप किया था। कई साल छुपकर गुजारने के बाद अपने ज़राए से मालूम हुआ कि आखिर लड़की जिसे वो बेचना चाहते थे और छापा पड़ गया था, वो अब एएसपी हमाइल खान की बीवी है, जो इसे जगह जगह ढूंढता फिर रहा है। इसे ये भी मालूम हुआ था कि इनका निकाह इसी रात हुआ था जब वो इसके साथ भागने वाली थी। वो बाहर के मुल्क फरार हो गया और अब वापस आया था, ये जाने बगैर कि वही हमाइल खान और दमला एहसन इसे यूं कलाम में नजर आ जाएंगे, या ये कि दमला इस वाक़ये की हकीकत से बिल्कुल बेखबर होगी। इसने इसी वक्त दिमाग में कहानी बुनना शुरू की। मेरी बात सुनो, अगर मैंने हमाल की करप्शन के सबूत मीडिया पर खोल दिए तो इसकी ना सिर्फ वर्दी छिन जाएगी बल्कि वो फांसी पर भी चढ़ेगा। दमला के कदम रुके। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। हमाइल एक करप्ट इंसान है। इसने मुझ पर झूठे मुकदमे कर रखे हैं सिर्फ इसी वजह से कि कभी मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत। वो इस तक गुस्से में पहुंची। कोई मोहब्बत नहीं थी, वो सब गलती थी, एक जज्बाती गलती जिस पर मैं आज तक पछता रही हूँ। रही बात हमाइल की, तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, इसने मान से कहा, मगर दिल में एक कांटा सा था। सही कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो, मेरे पास इसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अगर चाहिए तो यहाँ नहीं कहीं और मिलते हैं, फिर मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा। हमाइल मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। मैं मासूम होते हुए भी मुजरमों की तरह छुपता फिर रहा हूँ। आखिरी जुमला अदा करते हुए इसने जज्बाती होने की कमाल अदाकारी की। मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है और बस मुझे इस पर यकीन है। तुम पर क्यों यकीन करूँ? इसका दिल घबरा रहा था कि अगर वाकई हमाल की कोई ऐसी वैसी बात मीडिया पर आ गई तो बहुत बड़ा तूफान बर्पा हो जाएगा। वो इस बात को झुटला भी नहीं सकती थी कि हमाल सारम से शदीद नफरत करता था। क्या पता था इसने वाकई से फंसाया हो। जो मर्जी समझो, लेकिन मैं तो इसका सच सामने लाकर रहूंगा। आज रात ही मैं जियो वालों को इसके करतूत बताता हूँ। कुछ ही अरसे में इसको फांसी ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। वो मुड़ गया तो दमला का दिल धक से रह गया। वो हमारे को फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकती थी। मुझे सबूत दिखाओ, वो बोल पड़ी तो सारा मुस्कुराते हुए मुड़ा। पास ही एक ढाबा है, वहां चलकर बात करते हैं। वो आगे आगे चल पड़ा। ढाबे पर नहीं, किसी खुली जगह पर चलो जहां लोग ज्यादा हों। अगर और कोई जगह नहीं तो दरिया के पास चलो। इसने ये अक्लमंदी की बात की थी कि वो इसके पीछे अंधों की तरह नहीं चल दी। इसे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मगर वो सदा की जज्बाती और बेवकूफ़ हमाइल के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल हो गई थी। सारंग भी फिलहाल इसके साथ कुछ गलत करने का नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो तो बस इसकी मिन्नतें तरले करके माफ़ी मांगकर जान छुड़वाना चाहता था। यहाँ आकर गैर मुतवक्का तौर पर इसे खुशी मिली थी कि वो बेवकूफ़ लड़की सच जानती ही नहीं थी। सो कुछ भी करने से पहले इसे हमाइल के खिलाफ भड़काना था। कुछ ही देर के बाद वो इसे लेकर भीड़ वाली जगह पर दरिया के पास मौजूद था। आगे पीछे की फजूल बातों के अलावा इसने हमाल के खिलाफ सबूतों के बगैर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। वो सुनती रही, मगर इसे जल्द एहसास हो गया कि वो बात घुमा रहा है और इसने अपने थाने की एक लेडी कांस्टेबल के साथ गलत किया। और शटअप, जस्ट शटअप, वो तैश में आ गई। मेरा शोहर लूज कैरेक्टर नहीं है। तुम दुनिया जहाँ के इल्ज़ामात लगा दो, लेकिन ये बात मैं मान ही नहीं सकती। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ इससे पहले कि मैं फ़ोन करके इसे इत्तला कर दूँ। इसके चेहरे के तासरात भी बदले थे। लेकिन भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे केसेस। खबरदार जो आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी की। वो पछताती हुई वापस अरीज वाली जगह पर आ गई, जहाँ चेहरा गुस्से से लाल था। बाकी सब बातें तो वो रद्द कर आई थी, मगर ये बात दिमाग में अटक गई थी कि इसके सारम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुकदमे किए हुए थे। इसे हमारे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो किसी बेगुनाह को कैसे महज रकाबत की बुनियाद पर टॉर्चर कर सकता है। वो सार्म के नाम पर ही आग बगोला हो जाता था। अब इससे इस मौजू पर बात करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। लेकिन इसे दुख बहुत हुआ था कि हमाइल ने ये सब किया। अरे तुम यहाँ हो, वो हमाइल भाई तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अरीज ने कहीं से नाजिल होते हुए इसे चट करवाई। कहाँ? पहले मुझे कॉल्स पे कॉल्स आई तो मैंने शाहान का फ़ोन कॉट कर हमाल भाई को तसल्ली दी कि तुम यहाँ बैठी हो। फिर वो आगे पीछे ना जाने क्यों पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगे। अजीब गुस्से में लग रहे थे। मैंने इनको पहले ऐसे कभी नहीं देखा। वैसे तुम्हें मैंने भी कितना ढूंढा था, कहाँ चली गई थी? इसका सांस अटका कि कहीं हमाल ने इसे सारम के साथ देख ना लिया हो। वो अरीज के पीछे से आता हुआ नजर आया, सांस फूला हुआ, आंखें सुर्ख और चेहरे पर इंतहा की संजीदगी।
मुझे कुछ काम है इससे, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। इसकी जानिब देखे बगैर मरवत में अरीज को बताया और इसका बाजू पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। इसके हाथ की गिरफ्त हमेशा की तरह नर्म नहीं थी, बहुत सख्त थी। वो सारा रास्ता कुछ बोला ही नहीं था। चलते चलते वो इसे कम भीड़ वाली जगह पर ले आया था। दरिया का शोर था और पानी की रवानी। इसने वहां लाकर झटके से इसका बाजू छोड़ा तो इसका दिल डूब कर उभरा। कुछ तो गलत हुआ था। वो इसकी जानी पुश्त किए खड़ा था, हाथ पीछे बांध रखे थे और सर झुका हुआ था। तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा। काफी देर के बाद वो बोला तो इसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इसे चौंका गया। इसका सही सही जवाब देना। वो बोलकर रुका। वो इसके पीछे खड़ी थी और इसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रही थी। हमायल, मेरी बात वो शायद जानती थी इसे क्या हुआ है। क्या करने गई थी तुम इसके पास? वो मुड़ा तो जब्त के बायस इसकी आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। इसका शक सही निकला था कि वो जान चुका था। हमायल, तुम? मजीद क्लियर करके पूछूं? इसके लहजे में तंज की रमक थी। सारम से मिलने क्यों गई थी? मैंने मना किया था ना कि उस शख्स के आसपास भी तुम कभी नहीं जाओगी। इसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर लहजे की काट और इसकी आंखों में मौजूद शक के तासुरात दमला के दिल को खौफजदा सा कर रहे थे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करो। वो भूल गई कि कुछ देर पहले सार्म के मुंह से हमाल की सच्चाई जानकर आई है। वो भूल गई कि वो इस पर भरोसा नहीं करती। याद थी तो बस एक बात की, सामने के खड़ा शख्स सिर्फ इसका शोहर नहीं बल्कि इसका महबूब भी है, जो कि इससे बदगुमान हो चुका है। वो इसकी आंखों में ये बदगुमानी नहीं देख सकती थी। यकीन? इसकी एहतराजिया हंसी के पीछे छुपे कर्ब और बदगुमानी को वो इसकी आंखों में देख चुकी थी। हमायल की इस हंसी ने इसका दिल लर्जा दिया था। इसको तो इससे नखरे उठवाने की आदत थी। वो कुछ भी कहती, कुछ भी करती, इसे मान था कि वो हमायल के दिल की मलका है। वो गलती पर भी हो तो इसे मान होता था। वो इसे मनाएगा, वो घर वालों के सामने इसकी गलतियों पर पर्दा डालने वाला था। वो तो भाभी के फैलाए झूठ के आगे इसकी ढाल था। वो इसके दिल पर हुक्मरानी करती है, इसी बात का इसे नाज और गुरूर था। इसे आदत ही नहीं थी इसकी बदगुमानी या बेयकीनी सहने की। इसका दिल बुरी तरह डर रहा था, इसे खोने से डर रहा था। हमायल, मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं। वह मुझसे कह रहा था, इसने कहा और तुमने मान लिया। क्या हर अरे गरे की बात यूं ही मान लेती हो? इसकी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? बोलो। इसका लहजा बहुत बुलंद हो गया था। दमला के लब जैसे सिल गए। सामने खड़ा शख्स जो इसका दिल की हर बात बगैर कहे जान जाता था, वो किस तरह अपने अक्स से नावाकिफ हो सकता था जो इसकी आंखों में झलकता था। इसने मुट्ठियों में अपना दुपट्टा भेजा। मैं समझने लगा था कि वो रुका और गहरी सांस खारिज करते हुए आंखें बंद करके खोली, जैसे अल्फाज सोच रहा हो कि क्या बोले। मैं सोचने लगा था कि शायद तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है। मेरी मोहब्बत ने तुम्हारे दिल को सर कर लिया है, लेकिन मैं किस कदर पागल था। मैंने खुद से ही तसव्वुर कर लिया कि तुम्हारी ये फिक्र, ये परेशानी मोहब्बत है। वो अल्फाज नहीं, नश्तर थे, जिनसे हमाल खान इसके दिल को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। वो बेयकीनी से इसे देखते गए। क्या यही इसका हमाल खान था? वो इसकी खालिस मोहब्बत और जज्बात की तौहीन कर रहा था। हाँ, इसने कभी इजहार नहीं किया था, लेकिन वो अपने अमल से कई दफ़ा इस पर यह बात आश्कार कर चुकी थी, अपनी अना और खुद से हुई ज़्यादती जो नाकाबिले मुआफ़ी थी। इसके बावजूद इस सब माजी को भुलाकर वो दिलो जान से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। लेकिन वो शख्स क्या इस कदर भी कोई जालिम हो सकता था? इसकी आंखें भीगने लगी। मोहब्बत वहाँ सा। नफ़ी में सर हिलाते हुए वो इससे 2 कदम करीब आया। कितना बेवकूफ़ था मैं कि तुम्हारे इंसानी हमदर्दी के जज्बे को मोहब्बत समझ बैठा। मुझसे भला तुम्हें कैसे मोहब्बत हो सकती थी? तुम तो चाहती थी कि मुझसे तुम्हारी जान छूटे। मैं ही भूल गया कि तुम तो वो हो जिसने खुले अल्फाज में कहा था कि तुम मेरी नफ़रत में किसी हद तक भी जा सकती हो, लेकिन इस हद तक चली जाओगी दमला, इस हद तक। आंसू इसकी आंखों को छोड़कर गालों पर बहने लगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हमाल। जो कुछ तुमने देखा वो मैं जो कुछ देखा वो मुझे मेरी औकात बताने के लिए काफ़ी है। इसकी बात काटकर वो बोला था, मेरी नफ़रत तुम पर इस कदर हावी हो चुकी है कि तुम मेरे घर वालों के सामने अपना खुद का मकाम तक गिराने के लिए तैयार हो। इसकी कनपटियों की नसें वासिया हुई। पलूषा भाभी और गुलबाज लाला यहाँ मौजूद हैं। इन्हें अचानक आना पड़ा क्योंकि भाभी की कोई दोस्त बीमार है यहाँ। भाभी ने फ़ोन करके मुझसे पूछा कि तुम एक लड़के के साथ खड़ी हो, और मैंने इनसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वो मेरा दोस्त है और अपनी बीवी के साथ यहाँ आया है। वो सारिम ही था ना? बोलो। वो आगे बढ़ा तो दमला ने डर कर 2 कदम पीछे बढ़ाए। तुमने सोचा है कि अगर मैं इनसे ये झूठ ना कहता कि वहाँ मैं भी मौजूद था तो क्या हो सकता था? क्या सोचते वो तुम्हारे बारे में?
صرف ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ اس بغیرت سے دور رہنا، بولا تھا کہ نہیں۔ وہ حمائل لگ ہی نہیں رہا تھا، اسے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ میں تم سے محبت ضرور کرتا ہوں مگر بغیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر چپ رہوں۔ اس کے آنسو بہہ کر گالوں پر آ رہے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا جس سے دور جانے کے خوف سے وہ رات تک بے سکونی کا شکار تھی؟ اپنی بیوقوفی سے اسے آخر کار کھو چکی تھی۔ میں تمہارے لیے گئی تھی وہاں، اس نے ذرا بلند آواز مگر بے بسی میں کہا۔ وہ ناقابل برداشت باتیں کر رہا تھا۔ میرے لیے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر ہنسنے لگا۔ کیوں؟ مجھے مروانے کا پلان بنانا تھا، اس شخص کے ساتھ مل کر جسے تم سب سے زیادہ نفرت کرتی ہو، مجھ سے کم ہی، مگر تم دعوے ضرور کرتی تھی نا اسے نفرت کے۔ حمائل انف، وہ ضبط ہارتے ہوئے بولی۔ کب سے بولتے جا رہے ہو تم؟ احساس بھی ہے کہ کیا بول رہے ہو؟ میں تم سے تمہاری جھوٹی محبت اور جھوٹی پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا تھا دملہ احسن، مگر مزید نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں یہ محبت اور نفرت کی جنگ جیت کر دکھاؤں گا، مگر میں ہار مانتا ہوں۔ اس کے دل پر ضرب پڑی۔ میں ہتھیار ڈالتا ہوں تمہاری نفرت کے آگے دملہ احسن، اس نفرت کے آگے جس کا فرض نبھانے کی خاطر تم خود کو بھی نقصان پہنچانے سے بھی نہیں ہچکچاؤ گی۔ دملہ کے پیروں میں جیسے جان نہیں رہی تھی۔ کس قدر تکلیف سے گزرنا پڑا نا تمہیں مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچانے کے لیے، کس قدر دعائیں کی ہوں گی تم نے جب وہ گولیوں کی آواز سنی تھی کہ مر جائے۔ شٹ اپ حمائل، جسٹ شٹ اپ، وہ ضبط کھو کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی۔ وہ اس کی ہر بات برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنی محبت کی توہین نہیں۔ یہ سچ تھا کہ پہلے پہلے وہ اسے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اب محبت جو اس کے دل میں امر بیل کی طرح ڈیرا ڈال چکی تھی، وہ اس نفرت سے کئی گنا زیادہ زور آور تھی جو وہ اس سے کیا کرتی تھی۔ وہ اس کی محبت کو، اس کی فکر کو جھوٹا کہہ کر اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ مزید کچھ مت کہو۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے، بولو، اس نے بھی بلند آواز میں کہا تھا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے باوجود میں نے سب کچھ بھلا کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں تمہارے کتنے چہرے اور میرے سامنے کھلنے ہیں۔ حمائل خان، اس نے اسے بازوں سے پکڑا۔ ہاں، بہت برا ہوں میں، جس قدر تم سوچ سکتی ہو اس سے بھی زیادہ برا ہوں میں۔ تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا جرم تھا دملہ۔ میں پاگل تھا، دماغ خراب تھا میرا۔ اس کا دل حمائل کی آنکھوں میں دیکھ کر بری طرح چھلنی ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں محبت ہی محبت ہوا کرتی، وہ آج محبت نچھاور کرنے، اعتبار کرنے سے گریزاں تھیں۔ پچھتا رہے ہو مجھ سے محبت کر کے؟ وہ گھٹیا کام نہ کرتے، مجھے کڈنیپ نہ کرتے تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری فطرت ہی شیطانی تھی حمائل، پچھتاوا تو میرا بنتا ہے، اور تم جیسا شخص کیا جانے محبت کے بارے میں، جو ہوس کا پجاری ہو۔ میرے کردار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ اس نے پرانی دملہ والے جملے دہرائے، کیونکہ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ وہ اس کی محبت پر شک کر رہا تھا، وہ محبت جسے وہ قیمتی متاع کی طرح دل میں چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس کی اس محبت پر وار کر رہا تھا جس کا بیج اس نے خود بویا تھا۔ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ ملے تو وہ اس کے پرانے اعمال یاد کروانے لگی۔ بکواس بند کرو، وہ اتنی زور سے بولا کہ وہ سہم سی گئی۔ میں نے تمہیں دل و جان سے چاہا تھا، میں کوئی شک نہیں کر رہا تمہارے کردار پر، مگر تم تو مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے خود کو بھی نقصان پہنچا دو گی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ پہنچاؤں گی خود کو نقصان؟ ہاں پہنچاؤں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ خود کو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے، اس کی بات کا معنی مفہوم جانے بغیر جوابی وار کے طور پر وہ بولتی جا رہی تھی۔ خود کیا ہو تم؟ کبھی سوچا ہے؟ درندے بن چکے ہو تم۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایماندار آفیسر بھی ہو۔ سب کچھ بکواس ہے، تم کسی رشتے کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے اپنی محبت کی توہین کا بدلہ الفاظ سے لینا چاہ رہی تھی۔ حمائل نے نفی میں سر ہلایا۔ اور میں سمجھتا تھا کہ میں تمہارے دل میں جگہ بنا چکا ہوں، لیکن تم نے میرے خلاف کس قدر زہر بھرا ہوا ہے، میں تو ابھی خود واقعی حیران ہوں کہ تمہاری بد دعاؤں میں کس قدر صدق تھا، پھر بھی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ خاص طور پر ابھی گولیوں نے مجھے کیوں نہیں تمہاری زندگی سے نکالا؟ دملہ نے کپ کپاتے لب کھولے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے مرنے کی دعا کیوں کر مانگ سکتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بد دعاؤں میں نہیں، اس کی زندگی کے لیے مانگی گئی دعاؤں میں سچائی تھی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید بولتا رہا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تم یہ سب کیسے بول سکتے ہو؟ میرے دل میں کیا ہے کیا نہیں، تم اس کو کیسے جج کر سکتے ہو؟ وہ بولی تو بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں بہت برا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایسا کرو، اب بد دعائیں اور تیز کر دو کہ اگلی دفعہ گولی اگر لگے تو سیدھا یہاں لگے۔ اس نے اپنے دل کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دملہ کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا۔ وہ اسے ایسے الفاظ ان گنت دفعہ کہہ چکی تھی، مگر اب وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے خراش بھی پہنچے۔ حمائل فاروق خان،
वो बेबसी से बस यही कह सके। चंद लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर इसने गहरा सांस लिया और इसकी आंखों में देखने लगा। क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे, साफ साफ बताओ। ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे दिल की नफरत की आग बुझे? ऐसा क्या हो मेरे साथ जो तुम्हारे दिल को राहत बख्शे? बोलो। वो बेयकीनी से अपने इस महबूब को देख रही थी जो इस पर जान निछावर क्या करता था। आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन अल्फाज इसे अजियत पहुंचा रहे थे। तुम मोहब्बत का ड्रामा कर रहे थे, तुम फरेबी हो हमाल खान, मैं नहीं। शामिल तुम्हारी वजह से गया था, तुम गलत थे, वो सही होगा। इसे कुछ और समझ न आया तो शामिल का चेहरा सामने आया। वो इसी के हवाले से इस पर निश्तर बरसाने लगी। शामिल को बीच में मत लाओ, तुम कुछ नहीं जानती, बहुत जब्त करते हुए वो बोला था। क्यों ना लाऊं? शामिल भी तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गया। तुम लालची, बदकिरदार और वो यकदम जैसे बिफर गया और इसे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया। इसकी आंखें इस कदर सुर्ख थी कि जैसे अभी खून बह निकलेगा। तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए बेहतर है अपनी बकवास बंद रखो। तुम्हें वो आज़ादी मिल जाएगी जिसकी तुम तलबगार हो। वो अपने हवास में नहीं लग रहा था। इसे झटके से छोड़ते हुए वो इससे चंद कदम दूर हुआ। ठीक है, आज़ादी चाहिए थी ना तुम्हें? दमला की आंखें खौफ से फैली। इसे कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। वो न जाने क्या करने वाला था, शायद इसे मारने वाला था। मेरा घर तुम्हारे लिए कैद खाना है, बहुत जालिम और बदकिरदार हूँ मैं। इसलिए इसकी दिल की धड़कन तेज़ हुई। इसलिए दमला एहसन, मैं हमाइल खान, और इसको लगा इसके पैरों तले ज़मीन सही मानों में वो खींच चुका है। वो इससे हर चीज़ की तवक्को कर रही थी, मगर ये नहीं। हमाइल फारूक खान ऐसा नहीं कर सकता था। इसका हमाइल ऐसा कर ही नहीं सकता था। इससे बेहतर था कि वो इसे मार डालता। इसके दिल की धड़कन रुकने को थी। मैं हमाइल खान तुम्हें अपने पूरे होश और हवास में। चंद अल्फाज में वो इसके सर का आसमान और वो सल्तनत छीनने वाला था जिसकी वो मलका थी। वो इससे दूर जा रहा था। हमाइल खान इससे छीन रहा था अपने पूरे होश हवास में। इसे समझ नहीं आई कि मज़ीद क्या हुआ। इसने खुद को इसकी जानिब बढ़ते हुए पाया। इसने अपना हाथ हवा में उड़ते हुए महसूस किया जो हमाइल के गाल पर रुका था और सुर्ख छाप छोड़ किया था। वो बेयकीनी से इसे देख रहा था जिसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। क्या समझते हो तुम खुद को? वो इसकी कमीज़ का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। इसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, लेकिन वो बेख्तियारी में बोले जा रही थी। अपने ही अल्फाज पर इसका इख्तियार नहीं रहा था। क्या समझते हो? हाँ, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर ज़िंदगी में घुस जाओगे, ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाओगे और ज़बरदस्ती ज़िंदगी से निकल जाओगे। बोलो। वो इसे झंझोड़ रही थी और चिल्लाते हुए रोती जा रही थी। वो खामोश था, बिल्कुल खामोश, इसे देख रहा था। जवाब दो मुझे, जवाब दो हमाइल खान, बोलो। वह हंसियानी कैफियत में चलाती जा रही थी। दमला। वो इसके हाथों को थाम कर बोला तो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पहले वाला हमाइल था, इसका हमाइल। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया मेरी मोहब्बत की तजलील करने का। आई हेट यू, वो चिल्ला रही थी और इसके हाथ हमाइल के हाथों में मकी थे। इसका सर चकराने सा लगा, मगर वो हंसियानी सी कैफियत कम न हुई। आई हेट यू, आई हेट यू, इसकी आवाज़ अब लड़खड़ाई थी और कदम भी। दमला। हमाल ये महसूस कर चुका था। आई हेट यू, वो कहते हुए आंखें बंद करने लगी। दमला। वो इसे थाम कर गिरने से बचाना चाह रहा था, मगर वो बेखुदी में इसके हाथ झटक रही थी। आई हेट यू, आई हेट यू, अल्फाज अब टूटने लगे और बेसुसी होकर इसकी बाहों में झूल गई। दमला। वो इसे लेकर नीचे बैठता चला गया और इसके चेहरे को तपाने लगा। दमला, आंखें खोलो दमला। इसकी आंखों के आगे मुकम्मल अंधेरा छा गया। दमला एहसन, मैं हमाइल खान तुम्हें अपने पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, इसकी सल्तनत छिन चुकी थी। वो इसके सर से आसमान तक खींच चुका था। हमाइल नहीं, हमाइल। वो चिल्लाते हुए इसके पीछे भाग रही थी, मगर वो रुक नहीं रहा था। हमाइल। वो यकदम उठ बैठी। वो पसीने में शराबूर थी। दमला, होश करो। हमाइल, हमाइल को बुलाओ। हमाइल। वो हज़ियानी कैफियत में चिल्ला रही थी। इसको आसपास का होश नहीं था। दमला, प्लीज़ होश करो, मैं हूँ अरीज। इसे झंझोड़ा गया तो इसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि इसके साथ अरीज बैठी हुई थी। अरीज। वो इसके गले लग गई। हमाइल को बुलाओ। हमाइल भाई। वो बस एक ही नाम लिए जा रही थी। हमाइल यहीं पर है। दमला। हमाइल, देखो इसे क्या हो गया है। किसी मर्द की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी तो इसने कमरे का जायज़ा लिया। वो अरीज के होटल के कमरे में मौजूद थी। अरीज इसके साथ बैठी थी और गाजियान परेशानी में दरवाजे में खड़ा इसे देख रहा था। शायद इसकी आवाज़ सुनकर अभी बाहर से आया था। गाजी भाई। हमाइल। दमला। वो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। वो इसकी आवाज़ सुनकर वो अरीज से अलग हुई। कैसी तबीयत है अब? गाजियान के सवाल पर इसने कोई जवाब न दिया। इसकी नज़रें सिर्फ इसी पर थी। हमाइल, तुमने? हमाइल। वो बहुत डरी हुई थी। इसके हाथ कप कपा रहे थे। वो आहिस्ता से आकर इसके सामने बैठा तो इसने इसका बाजू ज़ोर से मुट्ठियों में जकड़ा जैसे वो कहीं गायब हो जाएगा। दमला, इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स, मैं यही हूँ। इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वो बोला था।
निगाहों में अब शर्मिंदगी सी थी। तुमने मुझे तलाक तो नहीं दी ना? इसके अल्फाज ने गासी और अरीज दोनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। ये क्या कह रही हो हमाल भाई, ये क्या बोल रही है? दोनों ने एक ही सवाल किया था। नहीं, सवालों को नज़रअंदाज करके हमाल ने इसका चेहरा नरमी से हाथों में लिया। सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। ओके, रिलैक्स। सब कुछ ख्वाब था। इसे तसल्ली हुई तो वो रो दी। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपना सर इसके हाथों पर रख दिया। हुआ क्या है मीर? गाजियान ने इसे परेशानी में पूछा। मैं बताता हूँ, सब्र करो। इसके सर में नरमी से उंगलियां फेरते हुए वो बोला था। दमला, तुम बताओ। वो इससे मुखातिब हुआ क्योंकि इसको हमारे कुछ मशकूक सा लगा। दमला ने सर उठाया। मैंने देखा कि इसने हमाल के परेशान को चेहरे को देखा और फिर गाजियान को। मैंने देखा कि हमाल ने मुझे तलाक वो रो दी। हमाल की सांस बहाल हुई कि इसने पूरा सच इन दोनों के सामने नहीं बताया। ख्याल रखो इसका। तंबिया करते हुए गाजियान ने अरीज को कमरे से निकलने का इशारा किया तो दोनों बाहर चले गए। दमला, मैं चुप रहो तुम। वो अपने हवास बहाल कर चुकी थी। मैं भूल नहीं सकूंगी तुम्हारे घटिया अल्फाज और अब जो तुमने किया। इसने इसके हाथ थामे। आई एम सॉरी। मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया था, लेकिन यकीन करो वो सब मैंने दिल से नहीं कहा था। मुझे गुस्सा था। मैं बस जानना चाहता था। इसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे खिलाफ ऐसी बात जानता है कि वो मीडिया पर वायरल कर दे तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं इससे वो सबूत लेकर ख़त्म करने गई थी और तुमने क्या क्या नहीं बकवास की हमाल। वो सांस खारिज करता हुआ मतवजा हुआ और इसने मुझसे फ़ोन पर ऐसी घटिया बातें की कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मुझे तुमसे बदगुमान करने के लिए ये कर रहा था। इसने एक और राज फाश किया था और तुम हो गई। तमला ने इसे अफसोस से कहा। नहीं, मुझे बस दुख इस बात का था कि तुम मुझे बगैर बताए वहाँ चली गई इस शख्स से मिलने जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसने अपने हाथ छुड़वा लिए। जाओ यहाँ से हमारे इस रात के लिए तो मैं शायद तुम्हें मुआफ़ कर दूँ, लेकिन अब जो तुमने किया है ना, मैं सारी ज़िंदगी इसे मुआफ़ नहीं करूँगी। इसने चेहरा घुमा लिया। तमला, हाथ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुजरिम और करप्ट इंसान हो तुम, जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। वो बुलंद आवाज़ से बोले क्योंकि इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था जो कि इसने थोड़ी देर पहले किया था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। वो उठा और बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। इसके फ़ौरन बाद ही अरीज और गासी कमरे में मौजूद थे। जो पूछूंगा साफ साफ बताना, तुम इस सारम से मिलने क्यों गई थी? इसने तौजब से गाजी को देखा, यानी वो भी सारम को जानता था। जब तुम्हारे शोहर ने तुम्हें मना किया था तो तुम्हारा वहाँ जाने का क्या मकसद था? हमाइल के तो कान में खुद खींच लूँगा, लेकिन तुम क्यों बेवकूफ़ हो? अपने मुजरिम से भी भला कोई मिलता है? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वो इसे डांट रहा था तो इसे रोना आ रहा था। आप भी इसी की साइड लें भाई। मुजरिम तो ये था ना, आप खुद को मेरे भाई कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके इस दोस्त ने मेरे साथ क्या किया है। वो रो दी। अच्छा, ज़रा मुझे भी तो पता चले इसने क्या किया। जुल्म ढाए हैं तुम पर। वो हाथ बांधकर सुनने लगा। वो बहुत जज्बाती होकर इस रात की कहानी और अब वाली कहानी सुनाने लगी। गाजियान की आंखें बेयकीनी से फैलीं। वो कुछ देर सुन सा रह गया। व्हाट? तुमसे ये किसने कह दिया? क्या बोलती जा रही हो? अंदाज़ा भी है हमाल ने तुम्हें अगवा किया? इसके लहजे में बेयकीनी थी। जी, और इसने मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। खामोशी से मेरी बात सुन बेवकूफ़ लड़की। इसने अरीज की जानिब देखा जो ना बहुत कन्फ्यूजन का शिकार लग रही थी। तुम जानती भी नहीं कि इसने तुम्हारे लिए क्या क्या कर दिया है। अगर तुम मैं इन मोहतरमा के सामने सब कुछ बताऊं तो ठीक है, वरना इनसे कहो कि ये मेरी कज़न है, मेरी दोस्त है। मुझे इससे कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाकर दोस्तों की साइड लें। गाजी ने सर पीट लिया। वो खोता इंसान जिसने अभी तक तुम्हें सच नहीं बताया, दिल तो कर रहा है पहले इसे रख कर लगाऊं फिर तुम्हें लगाऊं। वो बहुत गुस्से में था। जानती हो इस रात हुआ क्या था? हमाइल तुम्हारा मसीहा है, मुजरिम नहीं। इसने बेयकीनी और अफसोस से गाजी को देखा जो हमाइल की तरफदारी कर रहा था। भाई, आप इसे कैसे डिफेंड कर सकते हैं? वो भाई की लगती। चुप करके मेरी बात सुनो। हमाइल तो जानता भी नहीं था कि तुम कहाँ पर जा रही हो। इस साल ने तुम्हें मैं अगवा किया था। वो साल था जिसने तुम्हें जिस्म फरोशों को बेचने की कोशिश की थी। वो यकदम उठ खड़ी हुई। क्या बोल रहे हैं आप? भाई, आप होश में तो हैं? इसे अपनी समाख्तों पर शुबा हुआ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम जिस शाम घर से निकली तो मैं, हमाइल और एहसन चाचू हम साथ साथ थे। हमने मिलकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी। से झटका सा लगा। अबू? हाँ जी हाँ, तुम्हारे अबू की मौजूदगी में निकाह हुआ था। मैं खुद निकाह के गवाहान में शामिल हूँ। हमने मिलकर ये फ़ैसला लिया था। एक और झटका लगा था।
तो इसका मतलब अब वो शुरू से जानते थे कि हमारे इसका शोहर है, तभी उन्होंने रिश्ता आते साथ ही हाँ कर दी थी। तभी ही वो इस पर हमेशा सदके वारी जाते थे, क्योंकि वो जानते थे वो इनका दिमाग है। वो आंखें फाड़े गाजी को देखती गई और वो हर राज खोलता चला गया। इसका अगवा होना, घर से भागना, दोबारा मिलना हमाल का, इसकी इज्जत बचाकर, मीडिया की नज़रों से बचाकर गाजी के घर लाना, फिर एहसन चाचू का जज्बातीपन जो इसे मार देना चाहते थे, सबसे बड़ा शौक था। और इससे भी बड़ा शौक ये था कि हमाल बेकसूर था। इसके अलावा भी जब जब अबू को ज़रूरत पड़ी वो इनके साथ रहा था। इनके इन्वेस्टमेंट के पैसे लेकर भागने वालों की इसने पकड़ा था, इनका कर्जा उतारने में मदद की थी, जिस कर्जे की वजह से इन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। यानी आज इनका कारोबार ही इसकी बदौलत चल रहा था। आज तो जैसे यौम हिसाब था, जिसे वो मुजरिम समझकर धुतकारती रही थी, वो सरखरू ठहरा था। मुजरिम तो वो खुद थी। पल भर में वो मजलूम से जालिम के दर्जे पर फाइज हो गई थी। वो घुटनों के बल गिरी। इसकी अना का पहाड़ रेसा रेसा हुआ था। वो हमाल खान की ज़र्फ़ और मोहब्बत के आगे ढेर हो गई थी। वो जो बड़े गुरूर से अकड़ कर इसे बदकिरदार और मुजरिम कहा करती थी, आज अपने ही अल्फाज से मट्टी हो गई थी। हमाल ने कहा था कि जिस दिन इसे सच्चाई पता चली वो बहुत पछताएगी। ये पछतावे से बहुत आगे का एहसास था जो इस वक्त महसूस कर रही थी। शर्मिंदगी, एहसान फरामोशी का कर्ब, बेइज्जती और रसवाई। तमला अरीज ने इसे उठाने की कोशिश की। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। अगर वो गलत होता तो कसम उठाकर कहता हूँ मैं कभी तुम्हारी शादी इससे होने ही ना देता। लेकिन मुझे एक भाई की हैसियत से अपनी बहन के लिए हमारे से बेहतर कोई और लगा ही नहीं था। तुम मेरे लिए मेरी अपनी बहन परखा जैसी हो। मैं जो इसके लिए सोचूंगा वही तुम्हारे लिए सोचूंगा। गाजिया ने इसके सर पर हाथ रखा। तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। अपनी खुशियों का हाथ थाम लो, नई ज़िंदगी शुरू करो और जो कुछ भी हुआ इसे भूल जाओ। वह जानता था अब इसे अपने आप की सरजंच करने और इस अचानक इंकशाफ के असर से निकलने के लिए वक्त दरकार है। अरीज को इसे संभालने का इशारा करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। दमला प्लीज़ उठो, ऊपर बैठो। वह सख्ते के आलिम में थी और अरीज ने ही इसे सहारा देकर बेड पर बैठाया था। वो इतना सब कुछ कैसे सह सकता है? वो क्यों सहता रहा? वो क्यों नहीं बोला? अरीज ने इसे अपने साथ लगाया। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं सारी ज़िंदगी इसके आगे सर नहीं उठा सकूंगी। अरीज, तुम्हें नहीं पता मैंने इस के साथ क्या कुछ कर दिया है। मैं इसे मरने की बद्दुआएं देती थी और वह हंसकर कह सहता रहा। वो ऐसा क्यों है? वो क्यों कुछ नहीं बोला? इसने मुझे क्यों बचाया? वो मुझे गैरत में मार भी तो सकता था। आज मुझे इस घटिया शख्स के साथ देखकर क्यों नहीं मार दिया मुझे? वह बदहवास हो रही थी। दमला होश करो, प्लीज़ काम डाउन। वो मुझे छोड़ देगा, मैं इसके काबिल ही नहीं। मैं क्या करूं अरीज? वो मुझसे नफ़रत करेगा। मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। मैं मरकर भी अब उसे अपने किरदार का यकीन नहीं दिला सकूंगी। मैं क्या करूं? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? मुझे मौत क्यों नहीं आती? दुआ करो इससे अलग होने से पहले मैं मर जाऊं। वो हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो? इसने इसे झंझोड़ा। मैं इससे दूर नहीं हो सकती। वो मुझे छोड़ देगा। अरीज ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अभी तुम शौक में हो। अगर हमारे भाई ने तुम्हें छोड़ना होता तो कब का छोड़ चुके होते। अभी इस लड़के के साथ देखने के बाद भी तुमसे कितनी नरमी और मोहब्बत से पेश आ रहे थे। इसका चेहरा हाथों में लेकर वो इसे बच्चों की तरह समझा रही थी। मेरी बात सुनो, तुम वाकई नहीं जानती कि उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए इतना सब क्यों किया? क्यों तुम्हारी बदतमीज़ियों के बावजूद खामोश रहे? वो कुछ और तो सोच ही नहीं पा रही थी। बस अपने अल्फाज, बदतमीज़ियाँ और गलत इक़दामात रह रहकर याद आ रहे थे। वो इसलिए ये सब करते रहे क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत। और दमला, इसने नरमी से इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी बेलौस मोहब्बत करने वाला इतना अच्छा और मुखलिस साथी मिला है। आज मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आ रहा है। इसने इसके आंसू साफ किए। रोना बंद करो और जो गलतियां कर चुकी हो इनको दोबारा मत दोहराना। हमाल भाई आज भी वही हैं जो तुम्हें बेइंतहा चाहते हैं। वो तुम्हें मुआफ़ कर देंगे। इसने अरीज के हाथ झगड़े। और अगर इसने मुझे मेरी मुआफ़ी को ठुकरा दिया तो? अरीज ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, गलत सोचों को खुद पर हावी मत करो। क्या पता तुम्हारी खुशियाँ सिर्फ एक मुआफ़ी की दूरी पर हों। इनसे कहकर तो देखो। इन्हें बताओ कि तुम भी इन्हें चाहती हो। अब तक तुम्हें यह कबूल करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ़ख्र होना चाहिए कि तुम्हें इस आदमी से मोहब्बत हुई जिसका साथ किसी लड़की के लिए भी काबिल रश्क हो सकता है। तुम कह रही हो कि तुम इनके बगैर नहीं रह सकती। ये सोचा कि वो भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते ना। इसने होंठ भींजे। रोने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे बात करो और सब कुछ ठीक करो। अब तुम ही सब कुछ ठीक कर सकती हो। अरीज ने इसके हाथों को थपथपाते हुए इसकी धार से बंधाने की कोशिश की। इसने आंखें मींच ली, मगर अपने ही अल्फाज की वो आवाज़ें इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसमें चलने की हिम्मत भी नहीं थी, बस कर्ब था, तकलीफ थी।
शर्मिंदगी ऐसी कि इसे लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी इसके सामने सर नहीं उठा सकेगी। वो अपने ध्यान में सामान पैक कर रहा था और दमला दरवाजे में खड़े शर्मिंदा निगाहों से इस शख्स को देख रही थी जो इसका मसीहा था, इसका महबूब था, मुहाफिज और साहिबान था। वो शख्स जिसे बार बार सताया, इसकी मोहब्बत का जवाब वो नफ़रत से देती रही, बार बार इसका दिल तोड़ा, मगर इसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। इसका चेहरा किसी किस्म की मुनाफ़िक़त और बेईमानी से पाक था। मोहब्बत तो वो पहले से करने लगी थी, लेकिन आज इसे अपनी किस्मत पर रश्क भी महसूस हो रहा था। इसे बिन मांगे वो शख्स और वो ज़िंदगी अता कर दी गई थी जो हर किसी का ख्वाब थी। वो दरवाजे में खड़ी इसे देखती ही गई। क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता था? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था? वो चुप कैसे रहा? वो जो कुछ इसके साथ करती थी हंसकर क्यों सहता रहा? वहाँ क्यों खड़ी हो? सामान नहीं पैक करना क्या? वो इसे देखते ही बोला और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। लाहौर में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। आशिक की शादी तक रुक जाओ, फिर कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। हमारी वजह से इसकी ज़िंदगी पर असर नहीं होना चाहिए। इसका दिल धक से रुका। कैसा फ़ैसला? वो अपने ध्यान में मसरूफ़ था। आज मैंने जिस तरीके से तुमसे बात की वो बहुत गलत तरीका था, मगर मेरा पॉइंट अभी भी वही है। मेरा दिमाग ख़राब था, खुद गर्ज था मैं जो तुम्हें इतने अरसे से इस अनचाहे रिश्ते में बांधे रखा। वो चीख कर इसे बताना चाहती थी कि ये रिश्ता अब अनचाहा नहीं रहा था। मैं अब चाहता हूँ कि तुम आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जियो, जैसे चाहो जियो, बस खुश रहो। और मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि तुम्हारी खुशी मुझसे कभी नहीं जुड़ी थी। दमला ने दीवार का सहारा लिया। इसके पास अपनी सफाई में कहने को अल्फाज ही नहीं थे और ना ही कभी जुड़ सकती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ज़बरदस्ती तुम्हें इस निकाह की कैद में रखा। मज़ीद नहीं, तुम्हें ये अज़ियत बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल रहा हूँ। तुम कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। तलाक के बाद मैं इस लफ्ज़ पर वो घुटनों के बल गिरी तो हमारे ने इसकी जानिब देखा। दमला सामान वही फेंककर वो इसकी जानिब भागा और इसे सहारा देकर बेड की जानिब ले आया। पानी पियो। इसने गिलास आगे किया तो इसने झटक दिया। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। कुछ तो शर्मिंदगी और नदामत का कुर्ब था और कुछ इसे खो देने का खौफ। हमायल मुझे। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा। किसी ने कुछ कहा है? किसने? इसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या हुआ है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? वह परेशानी में पूछ रहा था। मुझे तलाक नहीं चाहिए, इसने बमुश्किल कहा तो हमारे ने गहरी सांस खारिज की। देखो, तुम्हें माशरे से डरने की ज़रूरत नहीं। लोग बातें करते हैं, करने दो। अपने बारे में सोचो और अपनी ज़िंदगी जियो। मैं न जाने किस अज़ियत से ये बात कह रहा हूँ, मगर मेरे पास किसी ऐसे को ढूंढना जिसका साथ पाकर तुम्हें हकीकी खुशी मिल सके। दमला ने लर्ज़ते होंठों से कुछ कहना चाहा। आज मुझे बोलने दो। इसने इसे खामोश करवा दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं तुम्हें खुशियाँ नहीं दे पाया। मैं तुम्हारे दिल को सर करने में भी नाकाम रहा। मैं आम मर्दों की तरह नहीं हूँ जो अना में आकर अपनी ही मोहब्बत की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा तुम्हारी खुशियाँ प्यारी हैं। इसने इसके हाथ थामे। मेरी ज़िंदगी को तो तुमसे दूर जाने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी, मगर शायद तुम्हें खुश देकर ज़िंदगी को एक नया मोड़ ज़रूर मिल जाएगा। दमला ने इसके हाथों पर गिरफ्त सख्त की कि शायद इसे मालूम हो जाए, शायद वो इसके खामोश लफ्ज़ों को समझ जाए। जब जब तुम मुस्कुराओगी, हंसोगी तो समझना कि मैं भी तुम्हें खुश देखकर मुस्कुराया हूँ। वो इसकी तरफ देखे बगैर ये सब बोल रहा था। बस इतनी सी गुजारिश है कि इस सारम से दूर रहना प्लीज़। किसी भी शख्स को चुन लेना, मगर सारम नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है। मेरे पास इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो मुजरिम है। दूसरी बात, लोगों और ख़ानदान वालों की बातों की तो सारे इल्ज़ाम मैं खुद पर लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। वो सर झुकाकर रो दी। लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे, अब आंसू ही आंसू थे। अरे बिलबतौरी, अब तो खुश हो जाओ, जान छूट रही है मिस्टर अज़ाब से। वो मज़ीद ऊंचा रो दी। अरे तमला। इसने इसका चेहरा ऊंचा किया तो इसके कंधे पर सर टिका गई। आई एम सो सॉरी, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया था। वो एक पल को ठका। मुआफ़ी किस बात की? हर चीज़ की, हर बात की। जो कुछ मैंने किया, जो कुछ कहा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बीवी। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे तुमने मरने क्यों नहीं दिया अबू और भाई के हाथों? इसकी जैकेट पहने हुए बोली तो हमाल का दिमाग भग से उड़ा। क्यों? वो सब सहा तुमने। किस मिट्टी से बने हो तुम? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? वो समझने की कोशिश करने लगा तो आखिरकार इसके बताए बगैर सच्चाई इसे पता चल ही गई। एक ही नाम था जिसके जहन में बार बार आ रहा था, ओफ गाजी। इसने इसे खुद से अलग करने की नाकाम कोशिश की। खामोश क्यों रहे? मुझे क्यों बचाया? इसने इसके सर पर हाथ रखा और इसके बालों में धीरे धीरे से उंगलियां चलाने लगा। मुझे मर जाने देते ना, मैं यही डिज़र्व करती थी। मुझ जैसी लड़कियां, माँ बाप की इज्जत किसी गैर के लिए पामाल करने वाली लड़कियां यही डिज़र्व करती हैं। खुद क्यों नहीं मार दिया मुझे? वो मुस्कुराया, इसका चेहरा ऊपर उठाया और आंसू पहुँचे।
तुम्हें मरने देता तो खुद जिंदा कैसे रहता लियोनी। वो साकित सी इसे देखती रह गई। इसे अपनी किस्मत पर रश्क सा महसूस हुआ। क्या किसी का नसीब इस कदर भी शानदार हो सकता था। वो इसकी तमाम कोताहियों, इसकी गुनाहों समेत इसे चाहता था, इस पर भरोसा करता था। अपने दिल की मलका बनाकर इसे किसी मता अनमोल की तरह रखा हुआ था इसने। सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मलका जज्बात हो और कभी भी कुछ भी बोल देती हो, क्योंकि तुम लियोनी हो और लियोनी की बातों का क्या बुरा मनाना। वो इसे हंसाना चाहता था मगर वो हंस कैसे सकती थी। मैं बहुत बुरी हूँ। हमारे ने इसके हाथों की जानिब देखा तो वह पसीने से शराबोर वो इसके हाथों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए थी। मुझे सजा दो, बुरा भला कहो, कुछ तो कहो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसान। इसने इसे चुप रहने का इशारा किया। ये लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल मत करना। तुम्हें बचाकर मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। मैं तुम्हें सज़ा क्यों दूंगा। मैंने अपनी जान बचाई थी दमला, क्योंकि इसने इसके गाल पर हाथ रखा। अगर ये चेहरा मुझे दोबारा नजर न आता तो न जाने मैं कैसे जिंदा रहता। इसकी शरबती आंखों में इसी मोहब्बत की झलक थी जो वो समझ रही थी कि खो चुकी है। इसने इसका हाथ अपने गाल से हटाकर थामा। आई एम सॉरी हमारी, मैंने जो जो कुछ किया मैं नहीं जानती इस सब को ठीक कैसे करूं। मेरा यकीन करो, साम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो वैसे ही मुझे मिल गया था और तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर मुझे धोखे से वहाँ ले गया। मैं डर रही थी कि अगर वो बातें इसने मीडिया पर लीक कर दी तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। मैं सिर्फ तुम्हारा सोच रही थी, मुझे साम से कोई सरोकार नहीं। वो चुप हुई तो इसे मुस्कुराता हुआ पाया। इसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और गहरी सांस ली। मुझे तुम पर यकीन है, बस एक जुमला था और इसके चलते दिल को ठंडा का एहसास हुआ। सारी हाथ एक जुमले ने रफा कर दिए थे। इसकी आंखों में वही पहले वाला भरोसा और मोहब्बत की झलक पाकर दिल में बेहिसाब सुकून सा उतरा था। मुझे बस तुम पर गुस्सा था। मुझे डर था कि अगर भाभी और लाला को ये सब पता चल जाता तो सब कुछ खराब हो जाता। मुझे इस वक्त लगा कि तुम हमेशा की तरह मुझे अजियत देने के लिए वहाँ गई हो। मेरी नफरत में कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा लो, इस बात का डर था। वैसे भी आजकल मुझे बहुत से कामों ने उलझाया हुआ है। इन सब का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया, मगर आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो नर्म लहजा जिसकी हमेशा से इसे आदत ही लौट आया था। इसका मिस्टर खान लौट आया था। वह नम आँखों से मुस्कुराई थी, लेकिन वो कुछ सोचते हुए बोला, अब जब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि किसी एहसान के बोझ तले आकर तुम ये रिश्ता निभाने पर मजबूर हो जाओ। मैं खुशी से अपनी पूरी आमादगी के साथ तुमसे अलग होने को तमला की गिरफ्त इसके हाथों पर मजीद सख्त हुई। नहीं, वो इसकी बात काट कर बोली, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती, मैं नहीं हो सकती। वो शरारती सा मुस्कुराया। बात तो सुन लो पूरी। नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। तुम्हें क्यों पता नहीं चल रहा। अगर आज तुम्हारे मुंह से वो अल्फाज निकल जाते तो मैं मर जाती। तुम्हें क्यों कुछ नज़र नहीं आता कि ये मजबूरी या एहसान नहीं है। वो रो रही थी और हमाल मुस्कुराता जा रहा था। तो फिर क्या है। इसके होंठ लर्जे। क्यों अलग नहीं होना चाहती। इसने दोबारा सवाल किया और बहुत मुंतज़िर सा इसे देख रहा था। क्योंकि इसने आंखें मीची। क्योंकि मैं तुमसे चुप हो गई। मुझसे क्या। इसने फिर से सवाल किया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। इकरार हो चुका था और नफ़रत की दीवारें गिर चुकी थीं। वो लफ्ज़ जिसे अदा करना इसने हराम समझ रखा था आज खुद ही इसके मुंह से अदा हो चुका था। मोहब्बत की जीत हुई थी और नफ़रत हार गई थी। कलाम में यह नाकाबिले यकीन मौजज़ा हुआ था। जितनी तुम करते हो शायद इससे भी ज़्यादा। अगर तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। कितनी दफ़ा मैंने बताने की कोशिश की, तुम्हें समझी ही नहीं आती, तुम समझना ही नहीं चाहते। वह सर झुकाकर रोती जा रही थी। कुछ लम्हे रुकने के बाद इसने इसका चेहरा हाथों में लेकर ऊपर किया। वह मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे पर किसी शौक, किसी हैरत का कोई तासुर नहीं था। मैं सुन भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ, लेकिन तुमने अपने दिल की आवाज़ सुनने में देर की है। तुम्हारा बदला हुआ बर्ताव मेरे लिए परेशान होना, और सबसे बढ़कर जब मैं दरिया में कूदा था तब जो तुम्हारी हालत थी, किसी अंधे को भी समझाने के लिए काफ़ी थी कि तुम मेरी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुकी हो। वो मुस्कुरा भी ना सकी। तो फिर तुमने वो सब बकवास क्यों की। क्यों कहा कि गोली तुम्हारे दिल को चीरे। क्यों तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीनने की कोशिश की। क्यों मेरी मोहब्बत पर शक किया। बकवास की थी मैंने कहा ना, सिर्फ गुस्सा था, इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। इस गुस्से के नुकसानात की वजह से ही हमारे दीन ने बार बार सेल्फ कंट्रोल पर जोर दिया है। लेकिन दमला, मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैंने जो कुछ भी कहा इसके लिए दोबारा सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का वाला वादा। वो कुछ सोचने लगी। अगर मैं तुम्हें वो थप्पड़ ना मारती तो अब तक तुम मेरी दुनिया उजाड़ चुके होते। इसने फिर से शिकवा किया। वो ठीक कह रही थी, क्योंकि जो वो कहने जा रहा था वो मामूली बात तो हरगिज़ नहीं थी। अच्छा सॉरी ना सॉरी। इसने कानों को हाथ लगाया तो वह मुस्कुरा दी और अपनी आंखें साफ की। वो उठकर इसके साथ बैठ गया। लियो ने इसे कंधे से ठोकर कर इसने कहा। वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ज़ता सिरा मेना कौम। इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। आई नो, बस आई नो। इसने आंखें घुमाकर इसे देखा।
تو اور کیا کہوں، آج کے لیے بس اتنا ہی اظہار کافی ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہی بہت ہے۔ کچھ دیر خاموشی چھا گئی اور دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے سامنے کی دیوار کو گھورنے لگے۔ سما جنان، یہ لفظ دملہ نے ادا کیے تو اس نے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ آئی لو یو ٹو، تھوڑی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ واہ بھائی، پشتو بھی سیکھ لی، جلدی سیکھ لو گی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا، میں سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں، ایسی زندگی کی جس میں تم ہو، میں ہوں، خوشیاں ہوں اور بس ماضی کا کوئی سیاہ باب کبھی نہ کھلے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے دکھ ہو، خوشی ہو یا کوئی مشکل۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا، اور تم کبھی مجھ پر ویسے غصہ نہیں کرو گے جیسے آج کیا تھا۔ وہ ہنسا۔ نہیں کروں گا، پرامس پرامس۔ ویسے لیونے، اس نے اپنی اس گال کو ڈرتے ڈرتے چھوا جہاں اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تمہارے اس ڈومیسٹک وائلنس کے بعد اب تو بالکل بھی غصہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہنس دی۔ اس وقت مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ تمہیں چپ کیسے کرواؤں۔ آئندہ میری طرف سے بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا بہت غلط بات ہے۔ اگر شوہر کا ہاتھ اٹھانا غیر اخلاقی کام ہے تو بیوی کو بھی اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے، لیکن اس وقت تم لمٹ کراس کر رہے تھے۔ وہ ہنسا اور اس کا ناک نرمی سے کھینچا۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو، سمجھداری بات میں دکھانا۔ پہلے مجھے گرین ٹاپ پر لے کر چلو۔ اسے یاد آنے پر وہ پہلے والی روٹین میں واپس آئی۔ گرین ٹاپ یہاں کی بلند ترین جگہ تھی، جہاں سے پورے کلام شہر کا نظارہ اونچائی سے نظر آتا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھوں والی چڑیل کو میں کہیں بھی نہیں لے کر جانے والا، لوگ ڈر جائیں گے۔ ویسے بھی اگر لالا اور پلوشا بھابھی بھی ملنے آ جائیں گے۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے لے کر چلو، بس میں نے کہہ دیا نا، بعد میں آ جائیں گے نا۔ نہیں، مجھے آج ہی جانا ہے، ابھی جو کچھ بھی ہو چکا ہے مجھے ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، دماغ پھٹ جائے گا میرا۔ اس نے سر کو ملتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، اب زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں، چل رہے ہیں، جلدی کرو۔ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی پیچھے پیچھے مسکرا کر چل دی۔ گرین ٹاپ پر کچھ خاص سرگرمیاں نہیں تھیں، بس حسین منظر تھا۔ اونچے ٹیلے پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی، لمبے بالوں کی چوٹی بنا کر اپنے کندھے کی ایک طرف ڈال رکھی تھی، جن کے ہر ایک بل میں مائلیں خوبصورت پھول بہت محبت سے سجائے ہوئے تھے۔ تازہ اور معطر ہوا اب مزید خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ سوات کا سفر آخر اختتام کو پہنچا تھا، مگر اس سفر نے اس کی زندگی کا ڈھارا موڑ دیا تھا۔ وہ اس وادی سے سکون اور خوشیاں واپس لے کر جا رہی تھی۔ لیونی، وہ ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں موندے ذہن کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کی احساسی آواز آئی۔ آنکھیں کھولے بغیر اس نے جواب دیا تھا، وہ نیچے بچہ گر رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ یکدم آنکھیں کھول کر اس نے اسے بازو سے جکڑا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سوات کی جنگلی جانور، وہ اس کے کندھے پر مکہ مار کر بولی، تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو خودکشیاں کرتا پھروں گا؟ بی کے نام پر اس نے جب اسے گھور کر دیکھا تو اس نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ اوکے اوکے، میرا مطلب ہے بیوی، مجھے اپنی ہڈیوں کا کچمر بنوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اب میں کہیں نہیں جانے والا۔ دملہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا بازو تھاما۔ تمہیں اب کہیں جانے بھی نہیں دوں گی، اس نے سر اس کے کندھے سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، ہاں جی۔ دل میں طمانینت اور سکون لیے اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ کوئی رباب کی میٹھی سی دھن بجا رہا تھا۔ کلام کا خوبصورت نظارہ ان کے سامنے بساط کی طرح بچھا ہوا تھا۔ طلسماتی سفر کا اختتام مگر ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے گنگنا رہا تھا۔ گلدی پہ زلفوں، تمہاری زلفوں میں جو پھول ہیں، باندھے کتار تھی، کتار میں بندھے ہوئے۔ گلدی پہ زلفوں باندھی کتار تھی، تمہاری زلفوں میں جو پھول ہیں، کتار میں باندھے ہوئے۔ داڑھا چشماندی محبوبہ، گلدار انار دی، توبہ توبہ، تمہاری آنکھیں میری محبوب کھلتے ہوئے پھولوں سے ملتی ہیں۔ گلدی پہ زلفوں باندھی کتار تھی، رباب کا ساز جیسے ساتھ ساتھ بج رہا تھا۔ یہ دل فریب نظارے اور من پسند ساتھی دملہ اسے زیادہ کی چاہ اب کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرائی اور اطمینان کی سانس خارج کی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ وہ گھر کی دہلیز کے بالکل سامنے کھڑا تھا، صرف چند قدم دور۔ اتنے سال گزر گئے، لوگ شاید زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے، مگر وہ وہیں کھڑا تھا، شکستہ حال اور ہارا ہوا۔ بہت کچھ اس حویلی سے متصل تھا، اس کی اچھی اور بری یادیں۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ دو معصوم خطوط اور ایک خواب کے پیچھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس اس جگہ کیوں آ گیا، جس جگہ نہ آنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، جس جگہ نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، جہاں رہنا کسی دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف تھا، مگر پھر بھی وہ آ گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ اب تو شاید گھر کے در و دیوار بھی اسے بھول چکے کہ وہ بھی کبھی اس کا رہائشی تھا، اس گھر کا فرد تھا۔ خود کو سمیٹتے ہوئے اس نے بیگ کا ہینڈل تھاما اور قدم بڑھانے لگا۔ دروازے تک پہنچ کر کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے دستک دی۔ ابھی بھی اس کے پاس موقع فرار تھا، وہ بھاگ سکتا تھا، مگر نہیں کہ آیا تھا کہ اب کی بار وہ سزا سے نہیں بھاگے گا، وہ سزا بھگتے گا۔
گھر والوں کو چھوڑ جانے کی سزا تو اسے بھگتنا ہی تھی۔ کافی دیر کے بعد چوکیدار باہر آیا۔ وہ شاید کوئی نیا آدمی تھا۔ کون؟ اس نے پشتو میں پوچھا۔ میں اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نام سے تعارف کروائے۔ وہ شاید خود اپنی شناخت بھول چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اس وقت کس سے ملنا ہے؟ ابھی فجر ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ٹائم دیکھتے ہوئے چوکیدار نے تھوڑی سختی سے پوچھا۔ حلیے سے وہ رعبدار سا لگ رہا تھا، جس کے باعث چوکیدار زیادہ سخت تفتیش نہیں کر پا رہا تھا۔ سیاہ پینٹ اور اوور کوٹ میں ملبوس بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ نظر کا فریم لیس چشمہ لگائے وہ بہت عام حلیے میں بھی باوقار سا لگ رہا تھا۔ صاحب پوچھ رہا ہوں، کون ہو آپ؟ چوکیدار نے دوبارہ سوال دہرایا تو جیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہاں، میں وہ فاروق خان سے ملنا ہے۔ اس نے بمشکل گھر کے مالک کا نام لیا۔ چوکیدار نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ نام تو بتاؤ، تبھی اندر جا کر خبر کروں گا نا۔ وہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی کوئی باہر آیا۔ او خانہ خراب، اتنی دیر سے باہر کیا کر رہا ہے تو؟ وہ بوڑھا سا آدمی تھا۔ وہ بوڑھا آدمی جب اس کی جانب مڑا تو سن ہو کر رہ گیا۔ آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر سر جھٹکا، پھر دیکھا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ چھوٹے بابو، گلریز چچا۔ وہ چھوٹتے ہی اس کے گلے لگ گئے۔ شامل خود بھی رو دیا۔ چچا اسے یوں پیار کر رہے تھے جیسے ان کا اپنا بچھڑا ہوا بیٹا ہو۔ اتنی دیر بھی بھلا کوئی لگاتا ہے؟ اتنی دیر بابو؟ وہ خود نہ جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے الگ ہوا اور زبردستی مسکرایا۔ اندر بھی لے کر چلیں گے یا دوبارہ واپس چلا جاؤں؟ نہیں نہیں بابو نہیں، اب واپس مت جانا، تم کو اللہ کا واسطہ ہے۔ یہ گھر بہت بہت ویران ہو گیا ہے۔ چاچا پھر سے رو دیے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا تو ان کو کیسے دلاسا دیتا۔ نوجوان چوکیدار نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ اوئے خانہ خراب، یہ ہمارے چھوٹے خان ہیں، بڑے خان جی کے صاحبزادے، شامل فاروق خان۔ وہ یکدم چوکنا سا ہوا۔ معاف کر دو صاحب، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں لگا ان کے صرف 3 ہی بیٹے ہیں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ شامل زخمی سا مسکرایا اور اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اتنے سالوں میں اس حویلی کے در و دیوار بھی مجھے بھول چکے ہیں تو؟ گلریز چچا نے فوراً اس کا سامان تھاما۔ اندر آئے نا بابو، آج تو عید کا دن ہے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گھر بہت بدل چکا تھا۔ عمارت ویسے ہی کھڑی تھی، مگر اب ان کا چھوٹا سا باغ کافی خوبصورت ہو چکا تھا۔ اس کے اندر موجود طرح طرح کے پھلدار پھولدار پودے کب کی شکل میں کاٹے گئے پودے اسے بچپن کی یادوں میں لے گئے۔ سوال سے کیا کیا یادیں نہیں جڑی تھی۔ وہ اس کا گھر تھا، اس کا علاقہ جہاں اس کے پیارے آباد تھے۔ چلو یہاں پر مچھلیاں ڈالتے ہیں، شامی میں تھک گیا ہوں، آ جاؤ مچھلیوں سے کھیلتے ہیں۔ آ جاؤ، مستان خان کے باغ سے آڑو چھپا کر لاتے ہیں۔ بچپن کی کھلکھلاہٹ کی آواز اس کی کانوں میں گونجی تو اس نے قرب سے آنکھیں میچ لیں۔ نفرت کرتا ہوں تم سے، میں نے سنا تم نے نفرت، تم نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کاش تم میرے بھائی نہ ہوتے، تم ہمیشہ سے میرا سب کچھ چھین لیتے ہو، پر آج تم نے میری زندگی چھین لی۔ اسے اپنے ہی بے رحم الفاظ کی چابک پڑی جو بہت سال پہلے اس نے اپنے ہی بھائی سے کہے تھے۔ مت جاؤ پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، تمہاری نفرت مجھے مار ڈالے گی۔ اس نے بے رحمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، اپنے ہی سگے بھائی کا ہاتھ، اس کا ہاتھ جو کبھی اس کی جان ہوا کرتا تھا۔ مر گئی تم میرے لیے، اور وہ بھی جس کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنایا تم نے۔ اس کی درد سے بھری ہوئی آنکھیں جو اس وقت اسے نظر نہیں آئی تھی، آج اس کا دل چیر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، وہ شرمندگی سے اس کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میری بات سنو۔ اس نے اسے زبردستی گلے سے لگا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم گھٹیا اور گرے ہوئے انسان ہو جس نے سگے بھائی کی محبت پر نگاہ رکھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے تم؟ وہ چلایا تھا۔ درد کی انتہا تھی مگر وہ چلتا جا رہا تھا۔ آج اسے سزا سے فرار نہیں ہونا تھا۔ مت جاؤ پلیز، پلیز میری بات سنو، پلیز رکو، سنو۔ وہ اس کی چلتی گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا تھا مگر وہ نہیں رکا، آگے بڑھتا رہا اور پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ 12 سالوں میں وہ اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس کے اپنے اس تک پہنچنے کی دوڑ میں بہت تھک چکے تھے، ہار چکے تھے، اور آج 12 سال بعد وہ اسی جگہ پر موجود تھا، مگر اندر سے مکمل ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اجڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، حال اجڑا ہوا۔ اس گھر میں وہ خود کو اب معذور ہی محسوس کر رہا تھا۔ گلریز چچا کے پیچھے چلتے چلتے وہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کے اندرونی دروازے میں داخل ہوا۔ رات کا وقت تھا، سو ہر جگہ سناٹا تھا اور اسے یہ سناٹا وحشت زدہ بنا رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پھر بھی سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ جانے اس کے والدین اسے دیکھ کر کیسا رد عمل ظاہر کریں۔ وہ ان سب کا مجرم تھا اور سزا بھگتنے ہی تو آیا تھا۔ آج تو اس کا یوم حساب تھا۔ پرانے روایتی فرنیچر اور آرائشی سامان سے آراستہ وہ خوبصورت مکان کبھی اس کا بھی گھر ہوا کرتا تھا۔
सामने से दाखिल होने पर सीढ़ियां दाएं बाएं गुलाई के रुख खाम खाती हुई छत तक जाती थी, जहां इसका और हमाल का कमरा हुआ करता था। हॉल में मौजूद सामने की दीवार पर इन सब घर वालों की तस्वीर थी। इसकी नज़र बड़ी सी खूबसूरत फ्रेम से मजीन तस्वीर पर थी। इसके माँ बाप गुलबाज लाला, अरबाज लाला, जरताशा और इन दोनों भाइयों की तस्वीर। खिलखिलाकर हंसते हुए एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले भाई और मुकम्मल घराना, खुशहाल घराना। इसने अपने भाई की तस्वीर को देखा, बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी था, जैसे इसी की तस्वीर को फोटोशॉप किया हो। एक जैसे नकूश, एक जैसा हेयर स्टाइल, एक जैसे कपड़े, एक जैसी हंसी, एक जैसा अंदाज। वो बिलाशुबा आइडेंटिकल ट्विंस थे। बाहर वाले तो बाहर वाले घर वाले भी धोखा खा जाते थे। इसकी नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो जैसे किसी ने पुराने जख्म उधेड़ डाले। आगा जान ईदी किसी फिल्म की तरह वो माजी में जा पहुंचा था, जहां वो खुद को वक्त के आईने में पीछे देख रहा था और साथ में हमाल को भी। अरे अभी तो लेकर गए हो मीरो। मैं मीर नहीं, शामिल हो। वो बिगड़ा था। आगा जान ने कन्फर्म करने के लिए इसके होंठ के ऊपर मौजूद बारीक से तिल को देखा, जो इनमें मौजूद वाहिद फ़र्क था। ओहो सॉरी बच्चे, ये लो। हमाल ने कमाल की अदाकारी की थी कि आगा जान भी धोखा खा गए और इसे ईदी फिर से दे दी। वो ईदी लेकर गाजियान के साथ बाहर भागे और जाते हुए सुरमे से बनाए गए नकली दिल को हाथ से रगड़ कर मिटा दिया था। कुछ देर के बाद शामिल आगा जान के पास आया और गले मिला। खैर तो है, बार बार गले मिल रहे हो। आगा जान ने इसे अपनी आगोश में लेते हुए कहा। ईदी। इसने अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ाए। शैतान, अभी तो लेकर गए हो। दोनों को ईदी मिल चुकी है। उन्होंने इसे नरमी से चित लगाई। आगा जान, वो हमायल था, मैं तो अभी अभी नहा कर निकला हूँ। शामिल ने मासूमियत से इन्हें बताना चाहा। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलते बच्चे। आगा जान, मैं तो अभी निकला हूँ, देखें। इसने रोनी सूरत बना ली। आगा जान ने इसके हल्के गिले बाल देखे, मगर वो अभी भी मशकूक से थे। झूठ मत बोलो शामिल, उन्होंने सख्ती से कहा। आगा जान, वो हमेशा ऐसा ही करता है, मेरी चीज़ें ले लेता है और कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करता। वो रो दिया। अरे बच्चे, इसमें रोने वाली क्या बात है, चुप करो। आगा जान इनके रोने पर जैसे तड़प जाया करते थे। उन्होंने इसे अपने साथ लगाया। ओए मरा, ये हमारा सुरमा किसने गिरा दिया, सत्यानाश हो। गुलरेज चाचा की आवाज़ पर इन्हें समझ आ गई कि ये कौन हो सकता है और क्या करके गया है। मीरू के बच्चे हंसते हुए उन्होंने इसे आवाज़ दी और शामिल को अपने साथ लगाया। मीरू के बच्चे आने में अभी 10-15 साल हैं। आगा जान दरवाजे से हाँक लगाई तो वो चाहकर भी गुस्सा बरकरार न रख पाए और हंस दिए। इसकी यादों का तसलसल टूटा। वो तस्वीर के सामने खड़ा था। वो लम्हा तो कहीं बहुत पीछे रह गए थे, कभी वापस न आने के लिए आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहता था, मगर आंसू और सिसकियों की आवाज़ को काबू नहीं कर पा रहा था। अपने कोट की जेब में हाथ डालकर मीर और यलमास की तस्वीर देखी। रोते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट फैली तो इसने तस्वीर को फिर से जेब में रखा। वो इन दोनों से और अपनी दूसरी भतीजियों से मिलने को बेताब था। यहीं रख दो। गुलरेज चाचा इसकी लड़खड़ाती हुई आवाज़ पर मुड़े। मैं खान जी को बताता हूँ। नहीं चाचा, प्लीज़ अभी चले जाएं और किसी को मत बताएं प्लीज़। वो अभी किसी बड़े का सामना नहीं करना चाहता था। वो बस मीर और यलमास से मिलना चाहता था, मगर अभी इनकी नींद डिस्टर्ब होती। लेकिन बाबू प्लीज़। इसकी हालत देखकर चाचा ने जाना ही मुनासिब समझा। जाते हुए मुड़ मुड़ कर वो इसे जख्मी सी नज़रों से देख रहे थे। वो इनके बचपन से इनके साथ थे। यूँ कहना गलत ना होगा कि इनके घर के फ़र्द थे। हमायल और शामिल फारूक खान के जुड़वा बेटे इस घर की रौनक और खुशी थे, और जब से ये रौनक बिखर कर अलग हुई थी तब से चचा भी चुप से हो गए थे। शामिल अभी भी इस तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि वो हमायल का सामना कैसे करेगा। इसने दीवार पर लगी तस्वीर को फिर निगाह उठाकर देखा। मुस्कुराता हुआ इसके भाई का चेहरा, दोनों बड़े भाई और बहन वालदैन। वो कितना संगदिल था कि एक लड़की की खातिर वो इन सब रिश्तों से मुंह मोड़ किया। वो लड़की जिसने कभी इसे चाहा ही नहीं। इसे कभी मालूम ही नहीं हो सका कि वो इसके लिए क्या हैसियत रखती है। वो इसे अब बेवफा भी नहीं कहता था, क्योंकि इसे समझ आ चुकी थी कि इसने जब इससे कभी मोहब्बत की ही नहीं तो वफा कैसे निभाती। और अब इसे इस लड़की का सामना करना था जिसे सारी ज़िंदगी वो बेवफा कहता रहा था। मगर अब वो जान चुका था कि वो बेवफा हो ही नहीं सकती थी। बेवकूफ़ तो वो खुद था। सारा कसूर इसका अपना था, जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता रहा और बदले में इससे मोहब्बत की तवक्को रखी। वो कभी जान ही नहीं पाया कि हमेशा मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिला करती, और इसने एकतरफा मोहब्बत के लिए अपने कीमती रिश्तों से मुंह मोड़ दिया था। इसके कंधे पर किसी के नरम और कपकपाते हाथ का लम्स महसूस हुआ। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ा। वो भी जान थी इसकी माँ, जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा जवान और खूबसूरत नजर आया करती थी, अब बहुत बूढ़ी लग रही थी।
कमज़ोर और थकी हुई। इनकी आंखों में आंसू थे, शिकायत ही बेयकीनी कर्ब। वो जब्त करता हुआ आगे बढ़ा और आहिस्ता से इनके हाथ थाम कर चूमे। बीजान, उन्होंने बेयकीनी से इसके चेहरे को छुआ, इसके हर एक नक्श पर हाथ फेरा ताकि यकीन कर सके कि ये वही है। बीजान, मैं शामिल, आपका शामिल। न जाने क्यों वो अपना नाम दोहराकर इन्हें याद करवा रहा था। इसे डर था कि कहीं बाकी सब की तरह वो इसे भूल ना गई हों। शामिल, उन्होंने जैसे तस्दीक करना चाहिए। ज़ब्त हार कर वो इनके साथ बच्चों की तरह लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रो दिया। हवेली के सन्नाटे में इसकी आवाज़ वाज़िया गूंजने लगी। शामिल, शामिल, मेरा हमायल, मेरा मीरू, मेरा बच्चा, मेरा मीरू। वो इनसे लिपट कर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरा मीरू, मेरा बच्चा, मेरी जान। वो इसके चेहरे के हर नक्श को हाथों को चूम रही थी, मगर लबों पे नाम हमायल का था या अवलमीर का, वो समझ नहीं पाया। आज इसे इनकी इस बात पर ज़रा बराबर भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि इसे लग रहा था कि अगर भी जान ने ये बोलना बंद न किया तो इसका दिल फट जाएगा। वो भी छोटे मीरू से मिलना चाहता था, इन दोनों को प्यार करना चाहता था। वो खुद कुछ बोल नहीं पा रहा था। माँ के साथ लिपटा हुआ वह बस रोता जा रहा था। 12 साल की फजूल मुसाफतों और फजूल थकन मोल लेने के बाद वो हारा हुआ अपनी माँ से लिपट कर दर्द हल्का करना चाहता था, मगर नहीं जानता था कि जो दर्द और सदमा इसे मिलने वाला है वो इसका पीछा कब्र तक नहीं छोड़ने वाला। मेरा बच्चा, मेरी जान। माँ कुर्बान जाए, माँ कुर्बान जाए। वो अभी इस तकलीफ को महसूस कर रहा था जो वो 12 सालों से अपनी माँ को अपनी जुदाई की सूरत पहुंचा रहा था। आई एम सॉरी बीजान, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने मीर को दुख दिया, आप सबको दुख दिया बीजान। वो इनके हाथ आंखों से लगाई बलक बलक कर रो दिया था। सब घर वाले अंदर खड़े, कभी इसे देखते तो कभी बीजान को। 12 सालों बाद वो अचानक कैसे? वो तो भूल चुके थे कि इनका एक और भाई भी मौजूद है, शामिल। गुलबाज ने बेयकीनी से इसका नाम पुकारा। पलवशा दीवार के साथ लगी यूं खड़ी थी, गोया मौत को देख लिया हो। इसका रंग यूं सफ़ेद पड़ा था जैसे खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। इसे लगा कि इसका राज खुल जाएगा, वो राज जो 5 साल से वो छुपाए बैठी थी। इसे आज से पहले मुकाफाते अमल से इतना खौफ महसूस नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा था। बात शामिल के वापस आने की नहीं थी, बात हमाल के चेहरे की थी। वो चेहरा जो 5 साल से इसने नहीं देखा था। इस चेहरे से खौफ महसूस हो रहा था जिसकी वो मुजरिम थी। इसे शामिल में हमाल नजर आने लगा था। इसे लगा था कि वो खुद वापस आ गया है अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने। वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन चुकी थी। आसपास की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। वो बस इसके भाइयों को इसे गले लगाते और रोते हुए देख रही थी। लाला रुख बॉबी के रोते हुए चेहरे पर नजर पड़ी तो कोई और बड़ी शिद्दत से याद आया, किसी और का रोता हुआ चेहरा याद आया। भाभी, आपको खुदा का वास्ता है, मत झूठ बोलें। इसकी चलाती हुई आवाज़ जैसे हवेली के कोने में गूंजती हुई महसूस होने लगी। भाभी, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। भाभी, इसने सर झटका। शामिल अब चलता हुआ साकित खड़े आगाजान के पास आया। वो खामोश थे, बिल्कुल जैसे 5 साल पहले थे, जैसे इनकी रूह को छलनी कर डाला हो इसने एक बार फिर। आगा जान, वो इनके कदमों में गिरा और इनसे लिपट गया। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं मर जाऊँगा आगा जान, मैं मर जाऊँगा। इनके दिल पर चोट पड़ी, वो दोनों इनके दिल के टुकड़े थे। मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। मैं मीर का मुजरिम हूँ, मैं आप सब का मुजरिम हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। वो मतवातर यही कहता जा रहा था। इनके कदमों को मजबूती से थामे वो इन पर झुका हुआ था। इसके आंसू इनके पाँव पर गिर रहे थे। आगा जान, इसने घटी घटी सी चीख में इनको पुकारा। उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। इसे लगा वो अब मर जाएगा, सचमुच मर जाएगा। लेकिन उन्होंने झुककर इसे दोनों कंधों से थामा और खड़ा करके अपने सामने किया और इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। फिर आंखों में आंसू लिए इसके माथे को चुमा। वो बेयकीन थे, सब बेयकीन थे। इतनी देर शामिल, इतनी देर। वो जब तक हाकर इनसे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दे आगा जान, आगा जान, आई एम सॉरी आगा जान। वह बस यही कहता जा रहा था और आगा जान इसको अपने साथ लगाए हुए बार बार चूम रहे थे। आज की रात बहुत अजीब थी, आंसुओं और खुशी की मिली जुली रात। वो खुशी जो कई सालों से इनके दर का रास्ता ही भूल चुकी थी। आज से कई लोगों का मुकाफाते अमल शुरू हुआ था और कुछ की सज़ा ख़त्म होने वाली थी, न करदा गुनाहों की सज़ा। जिंदगी भी धूप छाँव की मानिंद होती है। वो शख्स जिसे वो देखना तक गवारा नहीं करती थी, आज इसी के संग खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। इस सच को जानने के बाद कि वो बेकसूर था, इसकी ज़िंदगी से एक भारी बोझ हट गया था। हर तरफ जैसे इत्मीनान और खुशियाँ छा गई थी। अब तो इसका मायका में भी दिल नहीं लगता था। वैसे भी वो मुस्कान से दूर दूर रहना पसंद करती थी। शादी को 1 साल और 8 महीने गुजर चुके थे। इस अरसे में बहुत कुछ नया हुआ था। सारिम फिर से बैरून मुल्क मफरूर था और हमारे से ढूंढ नहीं पाया था। अरीज की बाकायदा मंगनी इसी अरसे में हुई थी और आयशा की शादी लेट से लेट तर होती अब इस महीने में होना तय पाई थी। अरबाज और पलवशा को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा था जिसका नाम बलाच रखा गया था। पलवशा और गुलबाज अलबत्ता अभी तक इस नेमत से महरूम थे। वो
दमला इन दिनों आयशा की शादी की तैयारियों में मायके रह रही थी। हमाइल इसे खुद छोड़कर गया था ताकि वो अपनी अम्मी की मदद करवा सके। आरिश आयशा के साथ ही अरेंज और शाहान की भी शादी थी, इसलिए बहुत सारा काम था। इस रात वो थाने से देर से घर आया था। थकन से जिस्म टूट रहा था और चेहरे पर परेशानी के तासुरात। घर दाखिल हुआ तो काफ़ी अंधेरा था। वो लाउंज के स्विच बोर्ड की जानी बढ़ा ताकि लाइट ऑन कर सके। इससे पहले ही एकदम लाइट्स ऑन हो गई और इस पर चमकीले मादे की बरसात होगी। सरप्राइज! बीच लाउंज के एक टेबल सजाया रखा था, जिस पर गुब्बारे और न जाने किन किन सजावटों में घिरा केक रखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पहाड़ी बकरे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो इसे वहाँ देकर मुस्कुराया जो हाथ में पार्टी पोपर लिए खड़ी थी। इसने हमाइल को अफशा में नहला दिया था। वह हंसते हुए बाल झाड़ने लगा। थैंक यू बिलबतौरी चुड़ैल। इसने परेशान को तासुरात छुपाते हुए इसका दिल रखने के लिए खुशी का इजहार किया। साल गिरा कि इसे क्या खुशी होती जब इसके साथ इस दुनिया में आने वाला इससे जुदा हो चुका था, जो इसकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं था। इधर आओ जल्दी। वो इसका बाजू पकड़कर टेबल तक ले गई। चॉकलेट केक जिस पर खूबसूरत लिखाई से हैप्पी बर्थडे मिस्टर खान लिखा था और कई तरह के खाने के लवाजमात। वह मुस्कुराया। लिखना तो मैं जंगली जानवर चाह रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी इज्जत कर ही लूँ। हमाल ने इसके हुलिये पर गौर किया। वो एप्रन पहने, बालों का बेतरतीब जोड़ा बनाए हुए और खुले से कपड़े पहने हुए थी। ये तुमने बनाया है? नहीं, पड़ोसन बनाकर गई है, वो चिढ़कर बोली थी। वाह, बड़ी ज़बरदस्त पड़ोसन है। इसने हाथ बढ़ाकर केक चखना चाहा तो दमला ने इसके हाथ पर मारा। क्या है लियोनी? वो इसे घूरने लगी। पड़ोसन के रिश्तेदार, मैंने बनाया है। ये पहाड़ी बकरे, ये सब कुछ मैंने किया है। सबसे काम में लगी हूँ, वो तो इसके हुलिये से दिखाई दे ही रहा था। सदके जाऊँ आपकी अदाओं पर बेगम साहिबा, मुझे पता है ये सब आपने किया है। बहुत शुक्रिया। बस बस, अब ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, चलो केक काटो। इसे छुरी थमाते हुए इसने मोमबत्तियाँ जलाई जो केक पर सजी थी। बगैर मेरे बगैर दिल नहीं लगा जो आज ही आ गई हो। आपकी खुश फहमी है, वैसे कल हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। हमारे ने फूंक मारकर बत्तियां बुझाई और इसने केक काटना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हमाइल, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो छोटा सा टुकड़ा काट कर इसे खिलाते हुए अपनी आंखों की नमी से छुपा ना पाया। वो अभी इस मौसम को छेड़ना भी नहीं चाहती थी, रिस्क ज़ाया नहीं करते इसलिए। इसने थोड़ी सी चॉकलेट और क्रीम उतारकर हमाइल के दाएं गाल पर लगा दी। अब मेरे बारी। इसने चॉकलेट दमला की नाक पर लगाई। अब मेरा गिफ्ट भी दो, हमारे ने हथेली फैलाते हुए कहा। इतना कुछ कर दिया है, अब कौन सा गिफ्ट दूँ? वैसे भी अकाउंट में जितने पैसे थे इनकी तो शादी की शॉपिंग कर ली। इसका मुंह खुल सा गया। सारे पैसे खर्च कर दिए? कितनी महंगी हो तुम। इसने बाजू बांधते हुए हमारे को घुरा। हाँ तो अब दो दो शादी हैं। अरीज के फंक्शंस में जो कपड़े पहनूंगी वो आयशा के फंक्शंस पर तो नहीं पहनूंगी ना, वरना सब लोग बातें बनाएंगे। पहले ही मेरे खिलाफ बहुत अजीब बातें होती हैं। वो आखिरी जुमला अदा करते हुए अफसरदा सी हुई। सुबह मोमानी की और इनके दोस्तों की बातें जो सुनकर आई थी। हमारे ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता, एनिवर्सरी पर मैंने सरप्राइज़ दिया और ये जो ब्रेसलेट पहनकर घूमती हो ये भी गिफ्ट दिया था, जबकि तुमने आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। वो शर्मिंदा ही नहीं हो रही थी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो कुछ सोचने लगा। मेरे पैसों से मुझे ही गिफ्ट लेकर दोगी तो वो गिफ्ट तो नहीं कहलाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो तुम खुद दे सको। वो शरारती सा मुस्कुराया तो दमला को पता चल गया कोई उल्टी सीधी चीज़ ही मांगेगा। बोलो, इसने मुतजस्सिस होकर कहा। पहले वादा करो कि दूंगी। वह इसकी सस्पेंस पैदा करने की आदत से तंग थी। अच्छा पक्का वादा, बोल भी दो अब। इसके जवाब पर वह मुस्कुराया। आयशा की शादी पर तुम अपने पूरे घर वालों के सामने मुझे आई लव यू बोलोगी? इसका मुंह खुल सा गया। दिमाग सेट है? इसने अचंभे से इसे देखा। क्यों, अब मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी जिससे तुम्हें मेरी जहनी हालत पर शुबा हो रहा है? ये दिमाग ख़राब होने की ही निशानियां हैं, कुछ और मांगो। जी नहीं, मुझे तो यही गिफ्ट चाहिए। वो बज़िद था। हमारे दिमाग ख़राब है तुम्हारा। सब हमें बेशर्म कहेंगे और भाभी साहिबा उन्होंने तो बाकी रिश्तेदारों में फिल्म चला देनी है, वैसे भी मेरी टोह में लगी रहती हैं। हमारे इसके तैयार करदा पासा की जानी बढ़ा और प्लेट में निकालने लगा। हाथ तो धो लो, अभी अभी काम से आए हो। इसने जवाबन एक आबरू उठाकर इसे देखा तो एक जो बगैर हाथ धोए खा गई हो वो जरासीम कश था। वो छोटा सा बाइट लिया था। अभी जाओ और चेंज करके फ्रेश होकर आओ, वैसे भी ये सब ठंडा हो चुका है, अभी गर्म भी करना पड़ेगा। हमारे ने नरमी से इसकी नाक खींची। तुम्हारा ये ऑर्डर तो मान लेता हूँ, लेकिन गिफ्ट मुझे वही चाहिए जो अभी कहा है। वो इसे घूरने लगी। भाभी का क्या है, अब तो मुझे भी इनकी गली सड़ी और जली बातों की आदत हो गई है। वह हंस दी। वैसे भी हम शादीशुदा हैं, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, किसी की मजाल जो तुम्हें बातें सुनाए। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारा महबूब हूँ, और अगर तुमने सबके सामने ये सब कह दिया तो स्कैंडल बन जाएगा। वो मुस्कराई और इसका कॉलर झाड़ा। महबूब तो होना क्या बात है, आज बहुत
प्यार आ रहा है। वैसे तो लड़ने मरने पर तुली रहती हो। इसका हाथ थाम कर वो बोला था। लड़ना मरना भी अब तो प्यार वाला होता है ना। इसके बालों को माथे से पीछे करते हुए वो हंसा। शादी के शुरू शुरू के दिनों में तो तुम्हारा बस नहीं चलता था, वरना मार ही देती। दमला की मुस्कुराहट सिमटी। तुमसे एक बात पूछूं? वो आहिस्ता से बोली। तुम्हें कब से बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी है लियोनी? इसने चंद लम्हों का तवक्कुफ़ किया। मेरी हर गलती और कोताही के बावजूद तुमने मेरा भरोसा क्यों किया? मुझे छोड़ा क्यों नहीं? वह मुस्कुराया। कितनी दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी हो और कितनी दफ़ा मैंने जवाब भी दिया है। वह मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। ठीक है, आखिरी बार जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद तुम कभी ये फजूल सवाल करके मेरा दिमाग नहीं खाओगी। हमारे ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मोहब्बत तो करता ही हूँ, लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं जब तुम्हें इस जगह से निकाल कर लाया था तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारी जज्बाती आदत और बहुत जल्दी हर एक का यकीन कर लेने की आदत का फ़ायदा उठाया गया है। इसलिए पहली और आखिरी गलती के बाद तुमने अपने किरदार की बहुत अच्छी तरह हिफाजत की थी। मैं ये भी जानता हूँ, इस वाक़ये के बाद तुमने कभी अपने आप को भटकने नहीं दिया। मुझसे नफ़रत के बावजूद तुमने इसने कहा कि हरमत को 5 साल दागदार नहीं होने दिया। रुखसती के बाद भी बिलाशुबा तुम बड़े फ़ख्र से मुझसे नफ़रत का ढंढोरा पीटती थी, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी इस गलती पर दिल से शर्मिंदा भी थी, जिस गलती ने तुम्हारा निकाह मुझसे करवाया था। इन सारी बातों को जानने के बावजूद मैं कैसे तुम पर शक करता? दूसरी बात यह कि मैं पुलिस वाला हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानता हूँ, चेहरे देखकर पहचान जाता हूँ कि कौन मुजरिम है कौन नहीं। तो माई डियर बीवी, तुम्हें कैसे मुजरिम मान लेता? धीरे से वो मुस्कुराई। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी हमारी, लेकिन आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इस भयानक रात को अल्लाह ने मुझे तुम जैसा साथी दिया। कभी मुझे ये सोच सोच कर खौफ आता है कि इसने हमारे के हाथों पर गिरफ्त मजबूत की। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं तो मर जाती। इसकी आवाज़ भर आई। वह मुस्कुराया और इसके चेहरा हाथों में थाम लिया। जो हुआ ही नहीं, इसे सोच सोच कर क्या घबराना? वैसे भी इतनी मोहब्बत करोगी तो मैं मगरूर हो सकता हूँ। वो मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखने लगी। तुम्हारा हक है मगरूर होने का जमा जनान। इसके बालों को बखेरते हुए वो बोली थी। ये बालों का हाथ मत लगाया करो। अपना हेयर स्टाइल ख़राब होने पर वो इसे मसनूई घुरी से नवाजने के बाद पीछे को हुआ और अपना मोबाइल वगैरह वहीं टेबल पर रखकर वो कमरे की जानी मुड़ा। फ्रेश होकर आ रहा हूँ, तुम्हारी इन प्यारी प्यारी बातों का जवाब खाना खाने के बाद दूंगा। अभी अल्फाज की आमद नहीं हो रही। वह हंसी। जाओ जाओ जल्दी चेंज करो, इससे पहले कि मैं सब कुछ अकेले खा जाऊं। खाकर तो देखो। इसने कमरे से हाँक लगाई। पहाड़ी बकरा। वह मुस्कुराते हुए खाना गर्म करने की खातिर टेबल की जानी बढ़ी ताकि ओवन में ले जाकर गर्म कर सके। इसी असना में हमाइल का फ़ोन बजना शुरू हो गया। पहले तो इसने इग्नोर किया कि इसके दफ्तर की कोई कॉल होगी, मगर बार बार फ़ोन बजने पर इसे तशवीश हुई और इसने उठाकर स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखा। नंबर सेव नहीं था और इसके शुरू में किसी और मुल्क का कोड लिखा हुआ आ रहा था। माल, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, इसने आवाज़ देते हुए कहा, मगर जवाब न पाकर वो समझ गई कि वह नहा रहा होगा। फ़ोन टेबल पर दोबारा रखते हुए इसने बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर फिर से फ़ोन बज उठा तो इसे कौफत सी हुई। इसने कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया ताकि फ़ोन करने वाले को खरी खरी सुना सके। भला आधी रात को भी कोई किसी को ऐसे फ़ोन करता है? हेलो। फ़ोन से आने वाली आवाज़ ने एक लम्हे के लिए इसे साकित कर दिया। वो हमाल की ही आवाज़ थी जो फ़ोन की दूसरी जानिब से गूंजी थी। इसके अगले जुमले इसे मज़ीद शौक और सरप्राइज़ देने को काफ़ी थे। मीर इसे चंद लम्हे लगे थे ये समझने में कि फ़ोन करने वाला शख्स हमाल नहीं शामिल है। शौक की हालत खुशी में बदल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने खुद हमाल को कॉल की है। मीर कैसे हो? वो जैसे झिझक कर बोल रहा था और आवाज़ में अफसरदगी सी घुली हुई थी। शामिल इसके मुंह से इसका नाम निकला तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। कौन? आप कौन बात कर रही हैं? बहुत देर के बाद सवाल किया गया था। हो बहु हमाल की आवाज़ थी। मैं दमला बात कर रही हूँ। तुम शामिल ही हो ना? कहाँ चले गए हो? तुम्हें पता है सब तुम्हें कितना याद करते हैं और हमाल तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हारा भाई तुम्हें दिन रात याद करता रहता है, बेसुकून रहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्लीज़ वापस आ जाओ। वो बर्थडे तुम्हारे बगैर कैसे मना सकता है? वो क्या बोलती जा रही थी इसे खुद भी नहीं पता चला। इसे बस शामिल पर गुस्सा आ रहा था। बात तो करो, क्या अजीब चीज़ हो। हर गुजरते रोज़ के साथ वो तुम्हारे लिए मज़ीद तड़पता है। अगर तुम वापस न आए और तुम्हारी वजह से हमाल की सेहत को या कोई जहनी नुकसान पहुंचा तो कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक पुराने दोस्त की तरह वो इस पर भड़ास निकाल रही थी, मगर जवाब कुछ भी नहीं आ रहा था। शामिल, तुम सुन रहे हो? सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वापस आओ। वो गुस्से से कहकर चुप हुई। मार तो डाला है, मज़ीद क्या मारोगी? और फ़ोन काट दिया गया। हेलो शान। इसकी बात सुने बगैर ही वह फ़ोन काट चुका तो दमला को बेहद गुस्सा आया। इसने कई दफ़ा दोबारा कॉल की, मगर इसने जवाब नहीं दिया था।
माली से खुद गर्ज भाई की खातिर अपने आप को तकलीफ में रखे हुए था। इसका गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। खाना गर्म करते टेबल पर लगाते हुए इसके दिमाग पर अब यही बात सवार हो चुकी थी। हमाल को खाना खाने के बाद बताना ही चाहती थी कि कम से कम वो खाना तो सुकून से खा ले। कुछ देर के बाद वो हल्के फुल्के ट्राउजर शर्ट में बाहर आया और खाने की फरमाइश की। वो इससे नॉर्मल दिखाई देने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में शामिल को दुलकाने की शिद्दत से ख्वाहिश हो रही थी। क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही? वो अपने मोबाइल का पूछना भूल गया था। शायद इसे भूखी ही इतनी लगी थी। खा रही हूँ, बस सारे दिन की थकन की वजह से सुस्ती हो गई है। इसने यही बहाना करना मुनासिब समझा। तो बीबी, मेरा मतलब मोहतरमा मिसिस तमला साहिबा, कुछ देर आराम कर लेती ना, ये सब करना ज़रूरी था। वो बामुश्किल मुस्कुराई। चाय मैं खुद बना लूँगा, तुम पियोगी? इसने धीरे से इस बात में सिर हिलाया। काफ़ी देर इनके दरमियान खामोशी हायले रही। वैसे बलाज के आने के बाद पलवशा भाभी बहुत डिप्रेस्ड सी हैं। हमाल ने बात दोबारा शुरू की। जाहिर है औरत को हकीकी सुख तो इसकी अपनी औलाद ही पहुंचा सकती है ना, बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इनकी ये मुराद जल्द पूरी कर दे। वह मुस्कराया। आमीन। वह फिर से खामोश हुई। खैर तो है, ये अचानक तुम्हारे मूड को क्या हुआ? वो जो काफ़ी देर से नोट कर रहा था आखिर बोल पड़ा। कुछ नहीं, वो रिश्तेदार आंटियाँ उल्टे सीधे सवाल पूछती हैं। सुबह एक आंटी से सर कपाने वाली बात इससे याद आई तो इसने झट से कहा, कैसे सवालात? कबाब का टुकड़ा उठाते हुए इसने सवाल किया। वही जो पलवशा भाभी से पूछे जाते हैं। वो थोड़ी झिझक कर बोली थी। पलवशा भाभी से? वो नासमझी से देखने लगा। समझाओ ना, हमारे कंधे अचका दिए से समझ नहीं आ रही थी। कुछ नहीं, उठने लगी तो एकदम हमारे के दिमाग में क्लिक सा हुआ। रुको, इसने इसका हाथ पकड़ कर रोका। बैठो और खाना खाओ। ऐसी बातों पर दिल जलाने लगोगी तो जी की तुमने जिंदगी एक शामिल की कॉल और ऊपर से सुबह की यही बातें इसका दिमाग ख़राब कर रही थी। शादी को भी सिर्फ 1.5 साल हुआ है, ऐसी कौन सी बात होगी कि वो मुझे 5 बोल रही थी? इसके बाद काटते हुए बोली तो इसने खाना छोड़कर देखा। व्हाट? कौन? इसे बहुत हैरत हुई। कैसे कैसे अजीब लोग दुनिया में मौजूद थे। भाभी की अम्मी और इनके रिश्तेदार। पहले वो मेरी पुरानी गलतियां लेकर बैठी रही तो मैंने सुनी। फिर ममानी ने इनसे कहा कि मुस्कान भाभी ने इन्हें ये बात बताई, और वो ये भी कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो। इसका मुँह खुल सा गया। क्या? इसे समझ नहीं आई कि गुस्सा करे या हंसे। तुम्हारी भाभी ऐसी घटिया बातें कहाँ कहाँ से लाती हैं? वो हंसी रोकने लगा। ये हंसने वाली बात नहीं है हमारे। उन्होंने पूरे ख़ानदान में मेरा मजाक बना कर रख दिया है। अगर मेरी सगी बहन की शादी ना होती तो मैं कभी भी शिरकत ना करती। ऊपर से ये नया स्कैंडल, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही वहाँ जाऊँगी। ना तो मुझे इनको जवाब देना आता है, ना मैं इनसे बहस कर सकती हूँ। इसने गहरा सांस लिया। मेरी बात सुनो, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी और इसके राज हैं। किसी को शादी के बाद बहुत जल्द औलाद की नेमत मिल जाती है और किसी के नसीब में लिखी ही नहीं होती। भाभी कि हाँ, अब दूसरी दफ़ा ये नेमत आने वाली है, तो इसमें भी अल्लाह की हिकमतें हैं। उन्होंने खुद अपनी किस्मत नहीं लिखी, वो ऐसे कैसे किसी और को ताने दे सकती हैं? अगर बिलफर्ज ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये भाभी की फिजूल बातों का खनास जहन से निकाल दो। जब शादी के इतने साल बाद भी गुलबाज लाला ने भाभी को नहीं छोड़ा, दूसरी शादी नहीं की, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? चुप करके खाना खाओ। वो बमुश्किल मुस्कुराई। हमाल को अब भाभी की बातें कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगी थी। इसमें कोई बात अनहोनी बात तो नहीं थी कि 1.5 साल के बाद इनके यहाँ कोई खुशखबरी नहीं आई थी। ये इनका पर्सनल मामला था जिसमें मुस्कान को या किसी और को घुसने का कोई हक हासिल नहीं था। अजीब जहनी मरीज टाइप औरत थी जिसकी लगाम ही कसने वाला कोई नहीं था। अबरार पर भी इसे गुस्सा आया। अगर वो दमला का भाई ना होता तो इससे 2 टोक बात कर चुका होता कि अपनी बीवी को लगाम देख कर रखे। मुझे अब 2 टोक बात करनी होगी। इनकी इन हरकतों से कई कई दिन डिस्टर्ब रहती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, और अल्लाह जाने इससे क्या दुश्मनी पाले बैठी हुई है। इसने पानी का गिलास मुँह से लगाते हुए सोचा। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड, और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।